जी जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज का लेक्चर आपका बहुत अहम है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके इस पूरे कोर्स का अहम तरीन टॉपिक, मल्टीपल रीजंस हैं उसकी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहम है, इंटरव्यूज के लिहाज से भी बड़ा अहम है। आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो किसी भी कैंपस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आम रूटीन में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा होता है। यहाँ कॉर्बेट में अगर नेटवर्क के अंदर कोई चीज हमें रेगुलर बेसिस पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है या चेंजेस करनी पड़ती हैं, तो उसका ताल्लुक इसी कॉन्सेप्ट के साथ होता है। ठीक है जी। तो इस टॉपिक का टाइटल क्या है वो आपको मैं अभी, वैसे कल अगर बता दिया था तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरी आदत ये है कि मैं जब इसको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो बताया करता हूँ। तो चलें जी, आप भी वेट करें, शुरू करते हैं इसको समझना। और अहमियत के हवाले से तो मैं ये भी कह दिया करता हूं कि आपकी जिंदगी के दो हिस्से हो जाएंगे, एक ये पढ़ने से पहले वाला और एक पढ़ने के बाद। वैसे हर वक्त आपकी जिंदगी के दो हिस्से हो सकते हैं। ठीक है जी, ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी। ठीक है, क्लास में आने से पहले और क्लास में आने के बाद। ठीक है जी। बहरहाल मैं कोशिश की थी कि इस टॉपिक के लिए आप लोगों को यकीन दिलाया जाए कि अहम है, आप अपनी हाजिरी को मेक श्योर करें। वो तो नजर आ ही रहा है। और मुझे नजर आ रहा है कि इस क्लास के साथ जो गैर हाजिर लोग रह रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कुछ शायद अच्छी होने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन बहरहाल वक्त वैसे भी अभी थोड़ा ही रह गया है, तो कोशिश कर लें कि आ जाएं बाकी जितना टाइम है। मेरा हाल है आपको इस कैंपस में शायद अभी 3-4 हफ्ते मजीद आना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग के वीक शुरू हो जाएंगे, उसमें यहाँ पे अटेंडेंस आपकी मैटर नहीं करती। ठीक है जी। और खैर उस हवाले से आपको हम गाइड कर देंगे। अभी फिलहाल जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है उसको शुरुआत उसकी कुछ इस तरह से होगी कि लेट से जी आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं और वहां पे एक कैंपस एरिया नेटवर्क आपको डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। मिसाल कैंपस से मुराद किसी स्कूल का कैंपस हो सकता है, यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है, हॉस्पिटल का कैंपस हो सकता है, शॉपिंग मॉल का कैंपस हो सकता है, वॉट। आपको कहा जाता है जी जो यूजर्स हैं वो कोई 125-250 के दरमियान है। लेट से मैं कहता हूं जी यूजर्स की तादाद 230 है। 230 यूजर्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर या इस कैंपस में जिनके लिए आपको नेटवर्क डिजाइन करना है। अच्छा जी, अब इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपके जेहन में आती है वो ये आती है कि इनके लिए आईपी एड्रेसिंग का बंदोबस्त कर लिया जाए। तो आईपी एड्रेसिंग के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग पे जाता है। क्लास फुल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्लास ए के आईपी हैं, क्लास बी के आईपी एड्रेसेस हैं और क्लास सी के आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास ए में नेटवर्क्स की तादाद 126 है और 126 में से अगर आप कोई सा भी नेटवर्क उठा लें, लेट से 10.0.0.0/8, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 10.255.255.255 बनती है। इसमें यूजर्स की तादाद जो है वो 16,772,146 मिलियन यूजर्स हैं इस एक नेटवर्क में। आप क्लास बी में आए तो 16,384 नेटवर्क्स हैं। ठीक है जी, उनमें से लेट से 172.16.00/16 ये एक नेटवर्क है और ये उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। इनमें आईपी एड्रेसेस की तादाद 65,534 है। हम क्लास सी में आ जाएं तो क्लास सी में नेटवर्क्स की तादाद 20,97,152, ये तकरीबन 2.1 मिलियन के करीब, 21 लाख के करीब जो है वो ये एड्रेस नेटवर्क्स बनते हैं। और उनमें से लेट से मैं कहता हूं जी ये एक नेटवर्क है 192.168.1.0, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी ये है। और इनमें जो एड्रेसेस की तादाद है इन ईच वो 254 है, 254 यूजर्स पर नेटवर्क। अच्छा जी, अब इसमें मैंने आपको कहा था कि ये सूरत हाल है, यूजर्स की तादाद 230 है, तो क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग पे अगर नजर डाली जाए तो
तो आप सबका जवाब यही होगा कि क्लास सी का कोई सा भी एक नेटवर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करीब तरीन वही है। आपका ये जवाब गलत तो बिल्कुल नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं कि इनमें से इसे चूज किया जा सकता है। एक नेटवर्क है, आप या तो एक बड़ा स्विच लगा लें जिसमें सैकड़ों की तादाद में पोर्ट्स हैं, या फिर छोटे स्विचेस मल्टीपल लगा लें और उनके दरमियान ट्रंक कॉन्फ़िगर कर लें, जो आपने कल पढ़ा था। ठीक है जी, तो ये आपके दिमाग में इस वक्त प्लान आ रहा है कि जनाब 230 के लिए नेटवर्क क्लास सी का उठा लें और मल्टीपल स्विचेस लगा के ट्रंकिंग करवा लें, या एक बड़ा स्विच लगाया जा सकता है और एक ही नेटवर्क के अंदर ये तमाम यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपका जवाब अभी है और अभी के लिहाज से जवाब ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा क्रिटिकली सोचने की कोशिश करते हैं इन तीनों क्लासेस के बारे में। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ब्रॉडकास्ट डोमेन का, यानी एक नेटवर्क में अगर कोई एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, उसकी ब्रॉडकास्ट जहां जहां तक जाती है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाती है, एक तरह की बाउंड्री होती है वो। तो क्या क्लास ए, बी और सी का ये जो मैंने तीन नेटवर्क लिखे हुए हैं, क्या मैंने तीन डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। कल हमने कहा था हर नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ही होता है। तो क्लास ए की ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत बड़े साइज की है, ये क्लास सी की ब्रॉडकास्ट डोमेन उससे छोटी है। सबसे छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बाय डिफॉल्ट क्लास सी की होती है। अच्छा, ये जो बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन है जैसे क्लास ए, इसका मतलब क्या है? इसमें अब क्या होगा? इसमें ये होगा, देखिए किसी भी नेटवर्क में कुछ ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक तो ऐसी होती है जो आप खुद चाहते हैं कि सबके पास जाए, आप भेजना चाहते हैं, आप कहते हैं ये मैसेज सबको मिल जाए। लेकिन कुछ ब्रॉडकास्ट ऐसी है जो आपकी मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पे आर्प का पता ना जी आप सबको, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। इसका काम क्या होता है? आईपी और मैक की बाइंडिंग कराना। आईपी और मैक की बाइंडिंग कराने के लिए आर्प को ब्रॉडकास्ट करनी पड़ती है, जिस तरह रिप को राउटिंग करने के लिए ब्रॉडकास्ट करनी पड़ती है। किसी को ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, किसी को मल्टीकास्ट करना पड़ता है, तो कोई यूनिकास्ट कर लेता है। आर्प ब्रॉडकास्ट करता है, आर्प ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ये 16777214 अगर यूजर हो, उनमें से आप किसी एक को पिक कर लें, उस एक को बाकी कितने बचे 16777213, उनका मैक नहीं पता होगा ना, उनके आईपी का मैक क्या है नहीं पता, तो हर एक के लिए आर्प क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। तो वो एक बंदा कितनी दफा ब्रॉडकास्ट करेगा? 16777213 टाइम्स। और इस तरह के बंदे कितने हैं? 16777214। तो फिर ब्रॉडकास्ट कितनी होगी? 16777214 मल्टीप्लाइड बाय 16777213। ये कुछ ज्यादा ही ब्रॉडकास्ट नहीं हो जाएगी? ये इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी कि नेटवर्क के तमाम तर रिसोर्सेज इसी को हैंडल करने में लगे रहेंगे। अच्छा, एक तो ये है जो कि काफी भयानक शक्ल है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि स्विच में मैक एड्रेस टेबल बनता है या स्विचिंग टेबल बनता है, जो बाय डिफॉल्ट तो खाली होता है, जो बाय डिफॉल्ट खाली होता है, ठीक है जी। जैसे जैसे कन्वर्सेशनल लर्निंग होती है वो टेबल बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हर अननोन के लिए स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। तो बाय डिफॉल्ट स्विच के लिए, हर स्विच के लिए अननोन कितने होंगे? 16777214। अगर तो एक ही स्विच है तो इतनी दफा ब्रॉडकास्ट करेगा, चांसेस इसी बात के हैं, ठीक है जी। और अगर स्विचेस भी ज्यादा हैं तो जितने स्विचेस हैं उस लिहाज से मजीद मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। ये इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी। ये दो चीजें भी मैंने आपके सामने रखी हैं, और भी तो होंगे ना प्रोटोकॉल जो ब्रॉडकास्ट करते होंगे, उन पे तो नौबत ही नहीं आनी। ये आर्प और स्विचिंग टेबल बनते बनते ही आपके तो तमाम तर रिसोर्सेज चोक हो जाएंगे। ये नेटवर्क काम करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात, जब ब्रॉडकास्ट होती है तो उसके साथ दो नुकसान जुड़े होते हैं, एक नहीं, ठीक है जी। पहला नुकसान के रिसोर्सेज वो तो आपके सामने, आप खुद कह रहे हैं वो तो बचेंगे नहीं। दूसरा, सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। तो हमें अब क्या बात समझ आ रही है? एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन में एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाना कभी भी एक अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली मतलब पता आपको क्या है? प्रैक्टिकली
क्लास ए का एक इतना बड़ा नेटवर्क बन ही नहीं सकता। आप बना भी लें, ठीक है जी, तो तब भी वो काम कैसे करेगा, रिसोर्सेज आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करें, क्लास बी पे आ जाएं। क्लास बी ए के मुकाबले में एक छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इसमें क्लास ए के मुकाबले में ब्रॉडकास्ट कम होगी ना, ब्रॉडकास्ट कम होगी तो रिसोर्सेज पे बोझ भी कम पड़ेगा, सिक्योरिटी भी कम कंप्रोमाइज होगी, ठीक है जी। तो क्लास ए के मुकाबले में बी फिर, यानी एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाने से बेहतर है कि एक छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाई जाए। अच्छा, अब अगर आप क्लास सी पे आ जाएं, वो तो उससे भी छोटी है, बहुत छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बहुत कम ब्रॉडकास्ट होगी, बहुत कम सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, रिसोर्सेज पे बोझ भी बहुत कम पड़ेगा, परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी और सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको ना ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके सर से बोझ कम हो गया है, आपको सांस आना शुरू हो गया है, वो सारा बोझ जैसे आपके सर पे ही था, ठीक है जी, आपको बेहतर महसूस हो रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है, अब आपका दिल चाहता है कि सर ब्रॉडकास्ट डोमेन अगर क्लास सी से भी छोटी हो जाए तो क्या ही बात है। तो सवाल ये है, क्या क्लास सी से भी ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटी हो सकती है? हम कर सकते हैं ऐसा, हम सबनेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं क्लास सी के दो सबनेट बना दूं तो दो, एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन की बजाय दो छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाएगी। और ब्रॉडकास्ट डोमेन अगर छोटी हो तो वो बेहतर होती है, उसमें ब्रॉडकास्ट कम होती है, वो ज्यादा सिक्योर होती है, उसमें परफॉर्मेंस बेहतर मिलेगी नेटवर्क। आप कहें सर फिर दो की बजाय चार कर लें, चार सबनेट भी तो बन सकते हैं ना, मैथमेटिक्स ही है, चार बना लें, हमें आते हैं चार सबनेट। अगर आप चार सबनेट बना लेते हैं तो चार छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी और अच्छा है। अगर आप 8 कर लें और अच्छा है, 16 कर लें उससे भी अच्छा है। जितने ज्यादा सबनेट बना के छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगे, वो हमेशा पहले वाले के मुकाबले में बेहतर सोल्यूशन ही होगा, पहले के मुकाबले में सोल्यूशन आपका बेहतर है। यानी एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन की बजाय अगर मल्टीपल छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना ली जाए, ठीक है जी, तो ये एक ज्यादा बेहतर आइडिया होता है, ये एक बेहतर डिजाइन होता है। अच्छा, अब कहीं तो रुकना है, बात को आगे बढ़ाना है, टॉपिक को। मैं कह रहा था 4 कर लें, अच्छा 8 कर लें तो और अच्छा, 16 कर लें तो और अच्छा है, 32 कर लें उससे भी अच्छा है, तो कुछ तो करना है तो हम 4 ही कर लेते हैं। यानी आपने कहा था सर 230 यूजर्स के लिए क्लास ही का एक नेटवर्क उठाएं, स्विचेस लगाएं, एक बड़ा स्विच लगा लें या मल्टीपल छोटे स्विच ट्रंक बना लें, काम चल जाएगा, नेटवर्क डिजाइन हो जाएगा। अभी देखें आपकी सोच बदल गई है, अब आइडिया कुछ और आ रहा है जेहन में। आप कह रहे हैं सर क्लास सी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की बजाय इनको चार छोटी छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में आइसोलेट कर दें, इनको अलग अलग कर दें, ठीक है जी। यानी इनके चार सबनेट बना लें। नेटवर्क था ये 1.0/24 और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी 255, फोर्थ ऑक्टेट यहां तक जाएगा। भाई अब तो सबनेटिंग की खूब आपको प्रैक्टिस हो चुकी भी है और अब तो हम इसके सबनेट बनाते भी नहीं है, बल्कि जब से वो एसीएल में वाइल्ड कार्ड मास्क का टेबल सिखाया था, आपको वैसे ही पता होता है कि अगर इसके चार सबनेट बनाने हैं 0 से 255 के, तो पहला 0 से 63 होगा, फिर 64 से 127, फिर 128 से 191, उसके बाद 192 से 255, ठीक है जी। तो ये आपके चार सबनेट्स हैं, हर सबनेट में कितने कितने आईपी हैं, 62 62 62। दूसरे लफ्जों में मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास चार छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं, हर ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज 62 है, हर ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज 62 है। 254 वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन एक बनाने की बजाय मैंने बेहतर समझा कि मैं 62 वाली चार बना लूं, ठीक है जी। लेकिन इसमें फिर एक मसला भी है, सिर्फ मैथमेटिक्स चेंज नहीं होगी, आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज भी फिर अब मुख्तलिफ चाहिए होंगे। पहले आप कह रहे थे स्विच लगा लें या स्विचेस लगा लें, अब डिफरेंट सबनेट्स या डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए क्या राउटिंग नहीं करानी पड़ेगी? करानी पड़ेगी, राउटर के बगैर तो डिजाइन नहीं हो सकता। तो जनाब लेट से मैं एक राउटर यहां रख लेता हूं,
नेटवर्क कितने आपके 4, राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है। राउटर की कितनी पोर्ट्स इस्तेमाल होंगी 4, आप राउटर की 4 डिफरेंट पोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे। हर पोर्ट के साथ अब आप आगे स्विच या स्विचेस लगाएंगे। ठीक है जी भाई, अगर तो 62 पोर्ट एकोमोडेट हो सकती हैं, स्विच बड़ा है एक ही लगा लें, स्विच छोटा है एक 48 पोर्ट्स वाला एक 24 पोर्ट वाला ट्रंक बना लें आगे आप। ठीक है जी, हम फॉर द टाइम बीइंग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्विच ऐसा है जिसमें 62 यूजर जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है जी, नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंक तो आपको बनाना वैसे भी आ गया है। अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूं कि 0 से 63 वाले सबनेट के यूजर्स यहां, 64 से 127 वाले यहां, 128 से 191 यहां, 192 से 255 वाले यहां। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये है। आपने एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन की बजाय 4 छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाई। अच्छा, इनमें से किसी पे भी ये देखें, ये 63 वाला जो है ये ब्रॉडकास्ट आईडी है ना, अगर मैं इस पे मैसेज भेजूं तो इस पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो जाएगा ना, जाएगा। इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जब वो इस राउटर की इस पोर्ट पे पहुंचेगा तो राउटर इसके साथ क्या करेगा, बताया था, राउटर इसे टर्मिनेट कर देगा, राउटर इसे दूसरी डोमेन्स में नहीं भेजेगा। ठीक है जी, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी राउटर इन 4 मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को एक दूसरे से आइसोलेटेड रख रहा है, एक की ब्रॉडकास्ट दूसरे में जाने नहीं दे रहा। तो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन अपनी हद में ही रह रही है, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल्ड है, वो आगे से आगे फैलती नहीं जा रही, बड़ी नहीं होती जा रही। ठीक है जी, हाँ, यूनिकास्ट ट्रैफिक तो एक नेटवर्क से दूसरे में राउटर भेजेगा और राउटर का वादा है कि बेस्ट पाथ से भेजूंगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट के मामले में कहेगा राउटर उधर ही रुक जाओ, बस ये आखिरी पोर्ट ही थी जहां तक ये आना था, वहीं पे पड़ेगा, टर्मिनेट कर देगा, आगे नहीं फैलाएगा। तो बड़ा बेहतरीन डिजाइन है, टेक्निकली एक बहुत अच्छा डिजाइन है, टेक्निकली इट इज करेक्ट, इट इज फाइन, बहुत अच्छा है, आपका डिजाइन काम करेगा ये। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब मैंने लेक्चर शुरू किया था, आपके सामने सिचुएशन रखी थी, भाई 230 यूजर्स हैं, तो आपको कहा था डिजाइन करो, तो आपने जो सोचा क्या अल्टीमेटली आप उसी पे कायम है या बदल गए, बदल गए ना, आपकी सोच बदल गई। अब आप कह रहे हैं नहीं सर, हम एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहे थे, जो कि वाकई समझ आ रहा है कि एक अच्छा आइडिया नहीं है, उससे बेहतर हो सकता है कि अगर हम मल्टीपल छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन बना लें। अब बनाएंगे तो देखें राउटर भी मैदान में आ गया, पहले वो नहीं था, पहले आप सिर्फ स्विच से गुजारा कर रहे थे, अब आप राउटर भी ले आए हैं, राउटिंग भी होगी, स्विचिंग भी है, वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, तो अब डिजाइन ये है, पहला डिजाइन आपका इससे मुख्तलिफ था। अच्छा, जब आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं ना, तो एक तो होता है टेक्निकली डिजाइन का ठीक होना, काम करना, वो काम तो ये करेगा, लेकिन एक चीज और भी देखी जाती है कि आपका डिजाइन स्केलेबल भी है या नहीं है। स्केलेबिलिटी से मुराद, मेरा अचानक दिल करता है नहीं मैं ना 4 की बजाय 8 ही सबनेट कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अब मैं चाहता हूं 8 सबनेट कर लूं, ख्वाहिश का इजहार करने में कोई मसला नहीं है, कागजी कार्रवाई करने में भी कोई मसला नहीं है, 0 से 255 वाले सबनेट को 8 में तोड़ना कोई मसला नहीं है। 8 सबनेट क्या होते हैं भला इसके, 0 से 31, 32 से 63 एंड सो ऑन, 64 से 95 और आगे ये सिलसिला चलता जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं आपके लिए, अब और मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आप 8 सबनेट बना लें, कागजों पे बन जाएंगे, लेकिन जब आप यहां 8 सबनेट बना लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए क्या डायग्राम में कुछ चेंज आएगी, आएगी। आपको राउटर पे 4 नहीं अब 8 पोर्ट चाहिए, स्विच भी अब आपको अलग-अलग 8 चाहिए, यानी मल्टीपल स्विचेस भी बढ़ेंगे, राउटर पे पोर्ट्स भी बढ़ेंगी। राउटर में अगर पोर्ट्स ना हुई तो कार्ड लगाना पड़ेगा, कार्ड लगाने के लिए स्लॉट ना बची हुई तो राउटर बदलना पड़ेगा या मल्टीपल राउटर लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तब जाके आपका मसला हल होगा। तो कार्ड अगर नया खरीदना पड़ेगा तो वो भी पैसों का आएगा, राउटर नया खरीदना पड़ेगा पैसों का आएगा, स्विच मल्टीपल खरीदना पड़ेंगे पैसों के आएंगे। अब दो चीजें हो सकती हैं, कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं होते,
बजट नहीं है, नहीं खरीद सकते। खुद के पास पैसे होते हैं, इतना दिल नहीं होता कि उन्हें खर्चा जाए। लोग तो सोचते हैं पैसे बच जाए तो यार अच्छी बात है, और कारोबारी बंदा तो हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचेगा। ठीक है जी। एक तो है कोई ऐसा इदारा है जिनको परवाह नहीं है, ठीक है जी, वो एक बजट हर साल आना ही आना है, उसको आपने अब किसी तरह उसको जाया करना ही करना है, वरना जाया हो जाएगा। आमतौर पे हम देखते हैं सरकारी इदारों में ऐसा होता है, एक बजट है एक चीज का, वो किसी तरह अब आपको अगर तेल का एक बजट दे दिया, इतना पेट्रोल है, आपने उसको साड़ना ही साड़ना है आप, ठीक है जी, अदरवाइज आप यूज नहीं करेंगे तो जाया होगा। ठीक है, लेकिन वहां जहां एक कारोबारी बंदा, प्राइवेट कंपनी है, वो तो एक एक रुपया बचाने के बारे में सोचती है। ठीक है जी। तो वहां पे वो तो इतनी आसानी से आप बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मशवरे देते रहे उनको, ऐसा कर लें वैसा कर लें, तो एक स्विच और आ जाए, दो आ जाए, राउटर एक और लग जाए, कार्ड नहीं आ जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है समझाना उनको। ठीक है जी। वो कहेगा भाई तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं ना, ठीक है जी, तुम करो कुछ, तुम अपनी कुछ जो तुम्हारी स्किल्स हैं उनसे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करो। ठीक है जी। पैसे किस बात के बार बार हम खर्चे इसके ऊपर। ठीक है, तो सवाल ये है, ये डिजाइन ठीक है इस तरह से अभी तक, टेक्निकली इट इज फाइन, इसे मजीद अगर बढ़ाना है तो पैसे खर्च करके बढ़ाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं पैसे भी खर्च ना हो, डिजाइन और काम भी बन जाए। मैं 8 सबनेट बनाना चाहता हूं इन्हीं रिसोर्सेज के साथ, ठीक, इन्हीं रिसोर्सेज के साथ 8 सबनेट बनाना चाहता हूं। रिसोर्सेज और नहीं मिलेंगे, इस मसले को लॉजिकली हल करें। पहले भी कई बार ये मैं स्टेटमेंट दे चुका हूं, जो चीज फिजिकली ना हो पा रही हो उसका कोई ना कोई लॉजिकल या वर्चुअल सॉल्यूशन जरूर मौजूद होता है। तो बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप इसका लॉजिकल या वर्चुअल सॉल्यूशन ही देंगे, और वो लॉजिकल या वर्चुअल सॉल्यूशन क्या है अब इसको समझना शुरू करते हैं जनाब। इसके लिए ये सिर्फ समझाने के लिए मैं गुफ्तगू कुछ इस तरह से अभी करने लगा हूं, ठीक है जी, सिर्फ समझने के लिहाज से है। एक बंदा मैदान में आया, वाकई नहीं आ गया था, ये सिर्फ समझाने के लिए। एक बंदा आया, उसने कहा भाई मैं आपको ना एक आइडिया देता हूं, आप एक काम करें। ठीक है जी। वो ये है, पता लग गया बंदा ढूंढना शुरू करते हैं, नहीं मिलना तो कोशिश भी ना कीजिएगा कि कौन था। ठीक है जी। ये भी हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते क्लास में इसी को बंदा हाथ खड़ा कर ले, मैं ही तो था वो ये दुनिया को जिसने ये रास्ता दिखाया था। ठीक है जी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक स्विच, वो कहता है जनाब आप ना एक बड़ा स्विच ले लें, ठीक है जी, ज्यादा पोर्ट्स, ज्यादा सारी पोर्ट्स जिसमें हो, आप यहाँ पे ना एक स्विच पकड़े। हमने कहा अच्छा जी। वो 4 से 1 पे आ गया है, अंदाजा करें, उस भाई के अकल चेक करें, हम 4 से 8 पे जा रहे थे, वो वापस आ गया 4 से 1 पे। वो कहता है जरा एक स्विच पे ही आ जाए आप पहले। हमने कहा जी आ जाते हैं। वो कहता है लेट से इस स्विच की कुछ पोर्ट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पोर्ट नंबर 1 2 3 4। अच्छा, क्योंकि अब सैकड़ों पोर्ट के नंबर तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, मैं चंद एक थोड़े थोड़े पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद 6 8 10 12, कुछ पोर्ट्स और लिखते हैं, 13 14 और 15। अच्छा, इसी तरीके से 16 17 18 और 21, चंद एक लिखी है मैं। अगर सैकड़ों पोर्ट्स हैं तो होंगी, मैंने उनमें से चंद एक यहाँ पे लिख दी। वो कहता है अब इनके साथ ना आप डिवाइसेस कनेक्ट करवा लें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, राउटर, आपके बायोमेट्रिक सिस्टम जो अटेंडेंस के लिए आपने लगाया हुआ है। ठीक है जी। कोई भी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइस है, कोई पंखे हैं, कोई एसी हैं, सब कुछ आप इसके साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है जी। कोई थर्मोस्टेट है जो कि आईओटी बेस्ड है, आप अपने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन से गीजर का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। किसी के पास स्विमिंग पूल है और उसका वो पानी का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहता है, हीटेड स्विमिंग पूल का, वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल यहां पे आपने सबके साथ एक एक कोई सी भी एंड डिवाइस, वो यहां पे मैं सिंबॉलिकली जोड़ देता हूं कि सबके साथ कोई ना कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब वो ये कहता है कि जनाब ये जो आपने पहले डिवाइसेस लगाई हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जिनका ताल्लुक 0 से 63 वाले सबनेट के साथ है। फिर जो डिवाइसेस आपने लगाई हैं इनका ताल्लुक 64 से
127 वाले नेटवर्क के साथ है या सबनेट के साथ है। इन डिवाइसेस का ताल्लुक 128 से 191 और उसके बाद इनका ताल्लुक 192 से 255, यानी उसने 4 डिफरेंट नेटवर्क के यूजर्स को या सबनेट्स के यूजर्स को एक ही स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। पहली चीज, इस पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई स्विच को आग नहीं लगी, कोई धमाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। अब हमारे लिए ये एक बड़ी अजीब चीज थी, क्योंकि हमारे तो दिमाग में बैठा हुआ है कि स्विच का काम तो सेम नेटवर्क की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन कराना है। आपने उठा के 4 डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस को एक ही स्विच के साथ लगा दिया है। अच्छा, कनेक्ट तो हो गए, उसके बाद अगला मरहला, ठीक है जी, वो अगला स्टेप ये था, उस बंदे ने कहा जी अब आप ये काम करें कि आप ना ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली जो डिवाइसेस हैं इनको आपस में पिंग करें। मैंने 0 से 63 वाले यूजर्स को पिंग किया, पिंग हो गए। उसके बाद मैंने 64 से 127 वालों को आपस में पिंग किया, पिंग हो गए। 128 से 191 वाले आपस में पिंग कराए, वो भी पिंग हो गए। 192 से 255 वालों को आपस में पिंग किया, वो भी पिंग हो गए। अब बड़े खुश भी हैं हम और परेशान भी, हो क्या रहा है, ठीक है। हमने कहा ठहर जाओ जरा, एक आखिरी काम कर लें। 0 से 63 वाले जो हैं यहां बैठ के दूसरे किसी सबनेट के यूजर को पिंग किया, पिंग नहीं हुआ। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ भी आना शुरू हुई है और खुशी भी हो रही है। परेशानी तो एक तरफ है ही, ये क्या हो गया, पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। उस बंदे ने कहा आपको ये सबक पढ़ाया गया था कि स्विच का काम सेम नेटवर्क की डिवाइसेस की कम्युनिकेशन कराना है। वो कहता है ये बात तो अभी भी गलत नहीं है, स्विच जो सेम नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले हैं उन्हीं की कम्युनिकेशन करा रहा है। डिफरेंट नेटवर्क के लिए तो कल भी राउटर चाहिए था, आज भी राउटर चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन नहीं हो रही और होनी भी नहीं है, क्योंकि अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए गेटवे चाहिए होता है और गेटवे अभी यहां पे मौजूद नहीं है। तो लिहाजा उस चीज के बारे में तो आप सोचे ही ना कि डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन सेम नेटवर्क की कम्युनिकेशन का ये अंदाज हमारे दिमाग में पहले नहीं आया। हमने तो इन 4 के लिए 4 स्विच अलग लगा दिए थे, हालांकि ये काम एक स्विच पे भी हो सकता था। हम कहेंगे यार एक मिनट, ये जो पिछली तस्वीर थी ना, ये वाली, ये जो डिजाइन था इसमें एक बात की गारंटी थी कि एक नेटवर्क में होने वाली ब्रॉडकास्ट दूसरे में नहीं जाती थी। जरा ब्रॉडकास्ट की आइसोलेशन का टेस्ट पास करना अभी बाकी है। हमने कहा ठहर जो जरा वो भी चेक कर लें। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, 63, इसकी 127, इसकी 191, इसकी 255। ये जो दरमियान में स्विच लगा हुआ है इसका पूरा नाम क्या है, ईथरनेट स्विच। और आप पढ़ रहे हैं ईथरनेट स्विचिंग, ईथरनेट में फॉरवर्डिंग या स्विचिंग आईपी की बेस पे होती है या मैक की, मैक की बेस पे। हर यूनिकास्ट आईपी का एक यूनिकास्ट मैक बाइंड होता है ना आर्प के साथ, ठीक है जी। तो हर ब्रॉडकास्ट का भी फिर कोई मैक होना चाहिए। 192, 168, 1.63 या 127 ये तो ब्रॉडकास्ट आईपी है, कम्युनिकेशन तो मैक की बेस पे होनी है। और मैक पे जब नजर डालते हैं तो हम सबको पता है कि मैक के पास ब्रॉडकास्ट के लिए एड्रेस ही सिर्फ एक है, और वो कौन सा है, एफ 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 12 के 12 एफ। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो सबनेट है, अच्छा मैं ये तमाम सबनेट्स को ना यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि इनमें आपस में हमें कोई कंफ्यूजन जो है वो अभी भी ना हो, लेटर ऑन भी ना हो। अच्छा जी, तो आप क्या करते हैं, इनमें से ना किसी एक यूजर को पकड़े, ये वाला मैं कहता हूं इसका अपना मैक क्या है, ए अपना मैक ए है और इसने ब्रॉडकास्ट करनी है। ब्रॉडकास्ट के लिए मैक क्या है इसके पास, एफ एफ एफ। ये फ्रेम जिसकी डेस्टिनेशन एफ 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 है, ये स्विच की कौन सी पोर्ट पे आएगा, 1 पे। स्विच का तो अब आपको याद है, उसको गप्पे लगाने का शौक होता है। वो जब फ्रेम पहुंचा तो उसने पहला सवाल पूछना, हाँ भाई तुम कौन हो जो पोर्ट 1 से अंदर आ रहे हो, कहता मैं ए हूं। इस पे स्विच कहेगा ठहरो जरा मैं तुम्हारा मैक अपने मैक टेबल में लिख लूं कि मेरी पोर्ट 1 के साथ ए कनेक्टेड है, आइंदा तक, इसे कहते हैं कन्वर्सेशनल लर्निंग, आइंदा तक ये बात मेरे काम आ सके। उसने ये एंट्री कर ली। अगला सवाल स्विच का क्या होता है, जाना कहां है, इस पे जवाब क्या देगा, एफ 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 एफ। अब इस पे आप स्विच से क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट।
पोर्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि वहां से फ्रेम आया था, उस पोर्ट को छोड़ के अपनी बाकी तमाम पोर्ट से इसको फ्लड कर देगा, बाहर निकाल देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। सब डिवाइसेस के पास आपका ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, लेयर 1 पे आएगा, फिर लेयर 2 पे पहुंचेगा, एंड डिवाइस सातवीं लेयर तक डीकैप्सुलेट करती है ना हर एंड डिवाइस, ठीक है जी। तो लेयर 2 पे पहुंचेगा तो वो कहेगा मैक क्या, हर डिवाइस कहेगी मैक है, एफएफएफ, सारी डिवाइसेस खुश होंगी, ये तो सबके लिए था लिहाजा मेरे लिए भी है। फिर उसके बाद लेयर 3 में बारी आएगी, ठीक है। जब लेयर 3 की बारी आएगी वो कहेगा ये तो आईपी हमारे नेटवर्क में आई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है किसका आईपी है, क्योंकि आपने कहा था .63 उनकी ब्रॉडकास्ट आईडी, तो उनकी ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो ये वाला एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी आप किसी बंदे को ढूंढ रहे हो और वो आपको बताया जा रही है 10-15 बिल्डिंगें हैं, उनमें से किसी एक के अंदर है, तो हर बिल्डिंग पे तीसरी मंजिल पे जाके आपको पता लगे हो फलां साहब तो इधर आई नहीं। 3 मंजिलें तो चढ़ा दी ना आपने, तो रिसोर्सेज यूज हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है जी। स्विच को उसूलन बाकी डिफरेंट मतलब आपकी ये जो ब्रॉडकास्ट थी ये 0 से 60 वाली ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर रहनी चाहिए थी, आपकी ब्रॉडकास्ट बाकियों में भी चली गई है। यानी आपको पता हुआ क्या टेक्निकली, ये आपने अपनी तरफ से 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाई थी ना, ये फिर से एक हो गई है। ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां तक ब्रॉडकास्ट जाती है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। तो ब्रॉडकास्ट तो आपकी यहां सबके पास जा रही है, यूनिकास्ट नहीं जा रही और ब्रॉडकास्ट तो जा रही है ना, तो ये तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गई है। होनी 4 चाहिए लेकिन फिलहाल 4 नहीं है, ये तो फिर सारे इकट्ठे हो गए हैं। यानी ब्रॉडकास्ट की जो इंटेंसिटी आप सोच रहे थे वो 4 टाइम्स हो गई है, 4 हो गई ना, 4 मिलके फिर दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं वो, ठीक है जी। यूनिकास्ट में वो अलग अलग हैं, वहां तक काम ठीक था, लेकिन ब्रॉडकास्ट के केस में पानी फिर गया। तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिली थी हमें, वो दोबारा से लग रहा है कि नहीं सारी ये तो जो जहां से बात शुरू हुई थी वहीं वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि दरमियान में वो स्विच अलहदा होते हैं, तो हम राउटर इस तरीके से लगा लेते थे तो बात समझ आती थी, वो राउटर उनको आइसोलेट कर देता था और कोई मसला नहीं आता था। तो ये तो गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, ये डिजाइन ठीक है, जाए 4 स्विच खरीदे, राउटर में भी कार्ड नया लगा लें, पैसे खर्चने पड़ेंगे, ये लॉजिकली मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए नहीं, जिस बंदे को ये प्रॉब्लम सही से समझ आ गई है उसको सोल्यूशन भी समझ आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आई क्यों जी, नहीं वो तो मैं बता ही रहा हूं कि क्या करना है, ठीक है जी। उसकी अभी नौबत नहीं आई हुई, राउटेड शाउट लेयर 2 स्विच है जी, तो राउटेड कहां से आएगा इसमें, ठीक है। तो स्विच बदल दें, स्विच ले, और वो स्विच भी बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम कर रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो अब यहां पे प्रॉब्लम मैंने कहा जिसको ठीक से समझ आ गई है उसको सोल्यूशन समझने में भी या ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आई क्यों, आईपी की दुनिया में हर ब्रॉडकास्ट आईडी, हर ब्रॉडकास्ट डोमेन की पहचान अलग अलग थी आईपी की दुनिया में, ठीक है ना। इधर 63, इधर 127, इधर 191, इधर 255, 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, आप इनको इसी बुनियाद पे कह रहे थे ना कि ये 4 अलग अलग है, आईपी की वजह से कह रहे थे। लेकिन जब बात लेयर 2 आइडेंटिफायर पे आई तो इनकी लेयर 2 आईडी सबकी सेम थी, तो यही दिमाग में आता है ये सारा काम उस लेयर 2 आइडेंटिफायर ने खराब किया है। अगर इन चारों ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की ब्रॉडकास्ट आईडी लेयर 2 वाली भी अलग अलग होती तो ये नौबत नहीं आनी थी। यानी आप क्या चाहते हैं, लेयर 2 पे यूनिक आइडेंटिफायर ब्रॉडकास्ट करने के लिए, 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स के लिए लेयर 2 पे भी आपको यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। ले जी, अब जिन्होंने मैक बनाया IEEE ने, उन्होंने तो आर्किटेक्चर डिफाइन कर दिया, वह बना दिया, सारी दुनिया इतने सालों से पढ़ रही है, अब वो अचानक प्लान चेंज नहीं कर सकते। अचानक आप वो कहना, ये तो सूरत हाल कितने सोच विचार के बाद दुनिया के सामने आई होगी, ठीक है जी। पहले तो इसके बगैर ही मसला चलता जा रहा था, दुनिया गुजर रही थी, तो ये तो बहुत बाद में आए ये कॉन्सेप्ट के जनाब लॉजिकली मसला हल करने की कोशिश की जाए। तो अब वो कहते हैं जी चलो हम मैक एड्रेसेस जो है ना वो बदल देते हैं थोड़े से। अगर वो बदल भी दें तो सारी दुनिया को एजुकेट करने में, यानी दोबारा पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पे खबरें आ रही हो, आप न्यूज चैनल लगाएं और वहां पे बताया जा रहा हो, तमाम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतला दी जाती है
कि IEEE की आज एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हर ब्रॉडकास्ट डोमेन का मैक अलग-अलग होगा और उसकी एक नई रेंज जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक बड़ी मुश्किल चीज है, इतना आसान नहीं है। इस तरह की सिचुएशन से हमने पहले भी सामना किया और उनका हल भी निकाला है। मैं आपको याद कराता हूं कब कब और कहां कहां। जैसे कि नेट पैड के दौर में पब्लिक आईपी एक था, ठीक है जी, तो आपने कहा जी वो प्राइवेट आईपी ज्यादा हैं, तो हर प्राइवेट आईपी के लिए एक तरीका तो या पब्लिक आईपी भी अलग अलग हो। हमने कहा फिर तो फायदा कोई नहीं है, फिर क्या फायदा हुआ, पब्लिक आईपी तो एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने पब्लिक आईपी एक, आपने कहा इसको इधर फिक्स कर दो। हम इसके साथ एक और स्पोर्टिंग नंबर ऐड कर देते हैं जिसको आपने पोर्ट नंबर का नाम दिया पैट। ठीक है जी, यानी अगर आप अपने प्राइमरी आइडेंटिफायर को छेड़छाड़ उसके साथ नहीं कर सकते ना, तो उसका अल्टरनेट तरीका ये होता है कि उसके साथ एक और चीज ऐड कर। लेयर 2 में मैक के साथ एक और आइडेंटिफायर चिपकाने से आपको किसी ने मना नहीं किया, हेडर पे हेडर लगाने से कभी आपको मना नहीं किया। अंदर वाला हेडर वो टनल्स के अंदर और होता है, बाहर वाला और होता है, किया ना आपने, तमाम टनल्स में यही कुछ होता है। MPLS VPN उठा के देख लें, उधर भी आपने यही काम किया था। दो राउट्स थे, अंदर नेटवर्क प्रीफिक्स सेम था, आपने कहा राउट डिस्टिंग्विशर लगा दो, RD किया ना आपने। RD एक नंबर था, एक टैग था, आपने मसला हल कर लिया। आपको नेटपैड के केस में पोर्ट की जरूरत पड़ी, आप पब्लिक आईपी चेंज नहीं करते थे, आपने पोर्ट नंबर साथ में एसोसिएट कर दिया। तो हम यहां पे ये क्यों नहीं कर सकते कि जो मैक है उसके साथ पैरेलल में लेयर 2 की एक नई आईडी मुतारिफ करा दें, वो चिपका दें और वो यूनिक हो जाएगी। मैक नहीं है आपके पास अगर हर ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलहदा देने के लिए, तो ना सही, हम एक और नंबर साथ रख देते हैं, हम एक और टैग लगा देते हैं, नंबर ही चाहिए ना, आइडेंटिफायर ही चाहिए। तो लेयर 2 पे क्यों ना एक और नया आइडेंटिफायर मुतारिफ करा के मैक के साथ चिपका दिया जाए उसको। तो बिल्कुल जी यही सोल्यूशन जेन में आया और इसी को इंप्लीमेंट किया गया। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस कॉन्सेप्ट को, भाई कभी टैग, कभी राउट डिस्टिंग्विशर, कभी पोर्ट नंबर को नाम तो देना होता है, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको नाम दे रहा हूं ग्रुप आईडी। ग्रुप, मैं हर ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए ग्रुप बनाऊंगा स्विच पे। कहां? स्विच पे ग्रुप बनाऊंगा। मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है इस वक्त? 4। मैं इस स्विच पे मैं और आप मिलके 4 ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप को हम देंगे एक आईडी और ग्रुप का नंबर होगा, लेट से मैं कहता हूं इसको 10 दे देते हैं, इसको 20, इसको 30 और इसको 40। मैंने और आपने स्विच पे कितने ग्रुप बना दिए? 4। हर ग्रुप को एक पहचान दे दी। आपको VRF याद है? VRF का नाम भी होता है और उसके साथ नंबर्स भी होते हैं। और फिर उसके बाद VRF में आखिरी स्टेप क्या होता है? पोर्ट्स को VRF के साथ एसोसिएट करना। तो आप यहां पे ये जो 4 ग्रुप बना रहे हैं, ये पहला स्टेप है। ग्रुप आईडी एक नया लेयर 2 आइडेंटिफायर है अभी के लिए, ठीक है। अगला स्टेप ये होगा कि स्विच के ऊपर जो पोर्ट्स हैं, लेट से जो हमने यहां लिखी हुई है 1 2 3 4, इसको किस ग्रुप के साथ एसोसिएट करना है? 10 के साथ। पोर्ट्स को ग्रुप के साथ का मेंबर बनाना है। ये किसको बनाना पड़ेगा? हमें। तो हमें टोटल कितने काम करने हैं? 2। स्विच पे सबसे पहले ग्रुप डिफाइन करने हैं और पोर्ट्स को उनका मेंबर बना देना है। ग्रुप 20 हम बनाएंगे, पोर्ट्स मेंबर बना देंगे। ग्रुप 30 बनेगा, पोर्ट मेंबर बन जाएंगे। ग्रुप 40 बनेगा, पोर्ट मेंबर बन जाएंगे। ग्रुप बनाते जाना है और पोर्ट्स को उनका मेंबर बनाते जाना है, ठीक है जी। मैंने एक मैसेज यहां देने की कोशिश की थी पोर्ट नंबर लिखते हुए। पोर्ट्स अगर सीक्वेंस में हो तब भी ठीक है, सीक्वेंस में ना भी हो तब भी ठीक है। यानी आप पहली और 48वीं पोर्ट को उठा के ग्रुप नंबर 50 में डाल दें, एक ही ग्रुप में डाल दें। यस, दैट इज पॉसिबल, हो सकता है। तो आप देख लेना, मैंने यहाँ पे 13 14 15 सीक्वेंस रखा है, तो यहाँ पे 16 17 18 के बाद 21 पे चला गया हूं। यहाँ पे 6 के बाद 7 छोड़ दिया, 8 आ गया, 9 छोड़ दिया, 10 आ गया, 11 छोड़ दिया, 12 आ गया। कहीं सीक्वेंस भी नजर आ रहा है और कहीं सीक्वेंस नहीं है। यानी जो मेंबर पोर्ट्स हैं उनका एक सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं होता। कोई भी पोर्ट आप उठा के किसी ग्रुप का मेंबर, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट लॉजिक, इसका फिजिकली किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। इससे होगा क्या? आप लेकिन आखिरी ध्यान से सुनने वाले, तवज्जो से सुनने वाले आखिरी चंद जुमले हैं, ठीक है जी।
आज का लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, वाकयातन खत्म हो जाएगा जल्दी, लैब भी हो जाएगी इसकी जो मैंने करानी है, ठीक है। तो आखिरी जुमले बड़े अहम हैं, तवज्जो से सुन ले जागती हुई हालत में। ये जी ए का फ्रेम जो थोड़ी देर पहले भी निकला था जाने के लिए, वो दोबारा से निकला और स्विच की पोर्ट 1 पे पहुंचा। स्विच और इस फ्रेम के दरमियान एक डायलॉग शुरू हो जाएगा, गपशप शुरू हो जाएगी, बकायदा मुकालमा, ठीक है। आप कान लगा के पोर्ट के पास सुनना चाहें तो आप कहेंगे सर आवाजें आती हैं उनकी बातचीत की। ये आवाजें सुनने के लिए खास तरह के कान चाहिए होते हैं जो आपके पास नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल स्विच के पास जब ये पहुंचेगा तो आपको पता जी स्विच का पहला सवाल, हाँ जी तुम किधर, कौन, कहेगा जी मैं ए हूं। स्विच कहेगा जरा मैं लिख लूं कि ये पोर्ट 1 से आया। पहले तो बातचीत इतनी होती थी, स्विच पूछता रहा जाना कहां है और फिर भेज देता था। अब हालात बदल चुके हैं, अब ग्रुप आइडिया, अब ग्रुप बन चुके हैं अंदर। अच्छा, अब स्विच उस फ्रेम को कहेगा जो आया उसके पास, बड़े तड़ी लगा के गुस्से से, ठीक है जी, वो कहेगा मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि जिस पोर्ट से तुम आए हो ना, मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया हुआ है कि इस पोर्ट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 10 के साथ है। ये स्विच उसे बता रहा है फ्रेम को कि तुम जिस पोर्ट से अंदर आए हो ना, इस पोर्ट का ताल्लुक ग्रुप 10 के साथ है, ये मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि इस ग्रुप में तुम्हारे अलावा 3 मेंबर पोर्ट्स और भी हैं, टोटल 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4। और वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए, याद रखना कि तुम्हारा कोई भी फ्रेम इन पोर्ट्स के अलावा मैं कहीं और भेज ही नहीं सकता, मेरे पास ये इख्तियार ही नहीं है कि जो कुछ तुम लेके आए हो उसे मैं इन पोर्ट्स के अलावा जो इस ग्रुप का हिस्सा है, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं कहीं और फॉरवर्ड करूं। तुम्हारे लिए टोटल डोमेन ही इतनी सी है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब वो उतने गुस्से से उसको डांट लेगा, फिर कहेगा चलो अब बताओ हुक्म करो कहां जाना चाहते हो। स्विच फ्रेम को कहेगा हुक्म करो जनाब, आप कहां जाना पसंद करेंगे। साथ ये भी कह देगा याद रखना पोर्ट 1 से तुम आए हो, उधर से नहीं मैं तुम्हें वापस भेज सकता क्योंकि ये स्विच है। स्विच का बुनियादी उसूल तो ये है जहां से आए हैं वहां से वापस आप नहीं जा सकते। वो कहेगा पोर्ट नंबर 1 भी छोड़ दो, तो बाकी बचा क्या फिर 2 3 और 4। हुक्म करो कहां जाना चाहते हो, 2 3 और 4 में से मैं तुम्हें कहां भेजूं। अब वो बेचारा डरता डरता कहेगा जनाब आप मेरा मैक पढ़ लें। मैक 2 ही हो सकते हैं, या ब्रॉडकास्ट होगा या यूनिकास्ट होगा। अगर ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो जो 3 पोर्ट्स हैं तीनों के तीनों में भेज देगा, और अगर यूनिकास्ट हुआ तो तीनों में से किसी एक पे जाएगा। ब्रॉडकास्ट हुआ तो तीनों पे, यूनिकास्ट हुआ तो तीनों में से सिर्फ एक पे। एक पे भी उस सूरत में अगर मैक लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, अदरवाइज अननोन के लिए स्विच क्या करता है ब्रॉडकास्ट। लेकिन इसके पास ब्रॉडकास्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी दुनिया है, 3 पोर्ट्स जो बाकी बची हुई है। अगर वो अननोन मैक के चक्कर में भी ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट जाएगी सिर्फ उन्हीं 3 पोर्ट्स के पास, सबके पास नहीं जाएगी। मसला हल हो गया, और क्या चाहिए, खूबसूरत तरीके से मसला हल हो गया। तो बाकी की डोमेन में भी यही होगा, उनकी ट्रैफिक वहां से बाहर नहीं निकलेगी। ग्रुप 20 में भी यही होगा, 30 में भी यही होगा और 40 में भी यही होगा, ठीक है जी। किसी भी ग्रुप की ट्रैफिक उस ग्रुप से बाहर, टेक्निकली सोचें, ग्रुप से मेरी मुराद एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक नेटवर्क है। आज तक किसी नेटवर्क की ट्रैफिक डिफॉल्ट गेटवे के बगैर बाहर निकली भी नहीं है। तो ये किस चक्कर में निकल रही थी, वो चक्कर ये था कि आपने जहां 4 स्विच लगने थे 1 लगा दिया था, इस चक्कर में निकल रही थी। तो फिर हमने उसको लॉजिकली हल करना था, हो गया हल अब, ठीक है जी। इस ग्रुप को अब रह गई, ये जो ग्रुप है, ये जो यही तो सारा जादू है ग्रुप का। इस ग्रुप के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जनाब वीलैन, जो कि आपका आज का टॉपिक था, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क या वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क या वर्चुअल लैन, वीलैन।
और जिसको आप ग्रुप आईडी कह रहे थे उसे वीलैन टैग भी कहते हैं और इसे वीलैन आईडी भी कहा जाता है। वीलैन टैग या वीलैन आईडी। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आपको वीलैन समझ आ चुका है, यानी इस तस्वीर में वीलैन कितने थे? 4। यानी ग्रुप 10 नहीं था, वीलैन 10 था, वीलैन 20, वीलैन 30, वीलैन 40, ये 4 वीलैन थे। हमें कितने वीलैन बनाने होते होंगे वैसे? जितने सबनेट्स हैं, जितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं, उतने आप वीलैन बनाएंगे। ऐसे ही है ना, यानी बंदा सोचे मुझे कितने वीलैन बनाने चाहिए, ये आपके हाथ में थोड़ी है। जितने सबनेट होंगे उतने बनाएंगे आप वीलैन, जितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हैं उतने वीलैन आप बनाएंगे। ठीक है जी। और अच्छा, वीलैन बन गए। अब मसला पता है इस वक्त क्या है? आप गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा व्हाट इज वीलैन या व्हाट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज वीलैन या व्हाट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आप जवाब क्या देंगे? आप खामोश हो जाएंगे, आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे, आपके अंदर जज्बात उमड़ रहे होंगे। आप अल्टीमेटली सोचेंगे कि सर कोई कागज पेंसिल दें, मैं ड्रॉ करके कुछ समझा सकता हूं आपको, अदरवाइज मैं कैसे बताऊं वीलैन क्या होता है। ठीक है जी। बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर आप वैसे मैं आपको बता दूं एक ट्रिक, अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो, ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं बजाय आए बाएं शाये करते रहे, ऊपर नीचे देखते रहे, आप कहीं व्हाइट बोर्ड नजर आ जाए उस कमरे में, अक्सर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, बोर्ड लगा होता है वहां पे, आप कह दीजिए मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, तो अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा। दूसरा बंदा अगर वाकई जेन्युइन इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो बड़ा खुश होगा इस चीज से। ठीक है, जो अगर आप कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर देते हैं तो। लेकिन अक्सर लोग जो है वो नहीं समझ पाते इन चीजों, वो लकीर के फकीर नहीं, जो वन लाइनर एक जवाब दो, रटा रटाया कोई आंसर वो सुनना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए आप वीलैन के बारे में कुछ यूं जवाब देंगे। व्हाट इज वीलैन का जवाब कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, व्हाट इज वीलैन? VLAN is a logical partition that isolates different broadcast domains। VLAN एक लॉजिकल पार्टीशन का नाम है जिसका काम मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को एक दूसरे से आइसोलेट करना है। VLAN is a logical partition that isolates different broadcast domains। तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, उस बंदे को, उसने कहा अच्छा अंग्रेजी बोल दिया कुछ, सही है, आता होगा, पता होगा इसको। फर्दर अगर वो ये कहे कि अच्छा VLAN जो है वो लॉजिकल पार्टीशन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को लॉजिकली आइसोलेट कर देता है, कैसे कैसे कर देता, फिर आप कहेंगे कागज दें मैं ड्रॉ करके समझाता हूं आपको। इसी की कॉन्टिन्यूटी आगे आप इसी के आगे बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ VLAN टैग या VLAN आईडी। VLAN टैग या VLAN आईडी एक ही चीज है। विद द हेल्प ऑफ VLAN टैग या VLAN आईडी। अब या तो वो खामोश हो जाएगा, अगले टॉपिक पे चला जाएगा, किसी और टॉपिक के बारे में पूछेगा, या अगर उसे कुछ ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई इसमें तो वो कहेगा व्हाट इज VLAN आईडी या VLAN टैग। ये VLAN टैग या VLAN आईडी क्या चीज होती है? ठीक है जी, तो VLAN टैग या VLAN आईडी जो है इज ए 12 बिट्स लेयर 2 आइडेंटिफायर। ये 12 बिट्स का एक लेयर 2 आइडेंटिफायर है, 12 बिट्स की एक लेयर 2 आईडी है। 12 बिट की लेयर 2 आईडी का मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 12 यानी कि 4096। 4096 का मतलब हुआ 0 से 4095 तक नंबर होंगे। याद रखिएगा सिस्को समेत और भी जितने वेंडर्स हैं, ज्यादातर के अंदर जो यूजेबल VLAN की आपको रेंज नजर आती है, ठीक है जी, वो आमतौर पे VLAN 1 से शुरू होती है और मैथमेटिकली नंबर 0 से 4095 तक है, बट VLAN आईडी के तौर पे जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो VLAN 1 से लेकर VLAN 4094 तक, यानी जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं दोनों वो यूज नहीं होते। VLAN 1 से आगाज होता है, VLAN 40
94 तक। और ये वही है वील जिस तरह आपने 10 20 30 40 लिखा हुआ था, मैंने ग्रुप 10 कहा था ना, तो VLAN 1 VLAN 2 VLAN 10 VLAN 20 30 40 इस तरह से। इनमें भी याद रखिएगा, सिस्को के हवाले से बात कर रहा हूं, 1002 1003 1004 और 1005 ये वाले VLAN के लिए जो नंबर्स हैं या ये VLAN आईडी जो हैं, दे आर रिजर्व्ड फॉर ओल्ड टेक्नोलॉजीज। ईथरनेट से पहले कोई टोकन रिंग हुआ करता था, बहुत पुराने वक्तों की बात है, अब वो नहीं है। तो ये 4 नंबर कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज के लिए रिजर्व किए गए हैं, और आज तक चूंकि एक चीज जब रिजर्व हो जाए, बाद में जब जरूरत भी पड़े तो वो नंबर आप दोबारा बदल नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नंबर्स अनसपोर्टेड हैं, आप इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और ये रिजर्व्ड है। जो अच्छा हमारे पास कौन सी कमी हो गई, इतने ढेर सारे नंबर हैं तो सही यूज कर ले। वो सबनेट तो नहीं इतने ज्यादा आपने बना लेने ना अपने एक नेटवर्क के अंदर, एक कैंपस के अंदर 2 बना लेंगे, 4 बना लेंगे, 8 बना लेंगे, 16 बना लेंगे, 128 बना लेंगे और कितने सबनेट बनाते रहेंगे। कैंपस है कि शहर है पूरा, ठीक है जी। तो बहरहाल ये रेंज भी बहुत बड़ी है, 1 से लेकर 4094 तक। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक नेटवर्क के अंदर इतने ज्यादा जो है वो कभी भी VLAN इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, या इतनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कभी भी नहीं बना पाती, ठीक है। तो बहरहाल जी जो इसका मतलब है, ये तो हो गए चारों रिजर्व्ड। और VLAN 1 के बारे में भी सुन लें। VLAN 1 जो है इट्स अ डिफॉल्ट VLAN, यानी अगर आप VLAN खुद से नहीं भी बनाते तो बाय डिफॉल्ट जो एक स्विच है उस पे VLAN 1 बना होता है, और तमाम की तमाम पोर्ट्स इसी का मेंबर होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका स्विच फिजिकली भी और लॉजिकली भी ब्रॉडकास्ट की एक ही डोमेन बना रहा होता है। फिजिकली भी, हम तो पहले लॉजिकली की तो बात ही नहीं ना थी, स्विच तो पहले होता ही एक था, एक ही हमारे नजदीक तो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए होता था, ठीक है। वो तो आज इंकशाफ हुआ है कि हम डिफरेंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं यूज कर सकते। बगैर VLAN के अगर आप डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को कनेक्ट करेंगे तो वो आइसोलेटेड कोई नहीं रहेंगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है जी। उससे बेहतर है आप हब लगाएं, स्विच लगाने का कोई फायदा ही नहीं आपको मिल रहा, ठीक है जी। तो बहरहाल जी बाय डिफॉल्ट VLAN 1 बना होता है, जिसका नाम भी डिफॉल्ट VLAN है, ठीक है। याद रखिएगा जिस तरह VRF का नाम भी होता है, नाम मेरे और आपके लिए होता है, डेटा के लिए, पैकेट्स के लिए जो नंबर है साथ में वो इस्तेमाल होता है। VLAN आईडी इसका नंबर है, लेकिन VLAN को नाम हम देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, और वो मेरे और आपके लिए होती है। मिसाल के तौर पे आपके कोई 16 डिपार्टमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सबको आपने अलग अलग VLAN में रखा हुआ है। कल को अकाउंट डिपार्टमेंट का एक यूजर आपको कॉल करता है यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कि मेरी नेटवर्क एक्सेस नहीं मिल रही मुझे, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे याद कैसे रहेगा ये फला स्विच की कौन सी पोर्ट किस VLAN में और वो VLAN किस डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ था। अगर अकाउंट्स वाला बंदा कॉल करता है और अगर मैंने VLAN को नंबर के साथ नाम भी दिए हुए हैं तो मैं उससे आइडेंटिफाई तो कम से कम कर लूंगा अकाउंट्स वाले का VLAN कौन सा है, और फिर उसकी मेंबर पोर्ट में जाके, और पोर्ट को मुझे डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए कि नहीं। अब बोले, ये मैंने दिखाया भी था आपको कि मैंने छोटी छोटी चीजों की डिस्क्रिप्शन, वो फलां फ्लोर पे डस्टबिन के साथ पड़ी एक पोर्ट है, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई, फलां जगह पे एक पंखा पड़ा हुआ उसके साथ जो है सोफे के साथ वाली पोर्ट। तो जिस तरह से भी जितना जो आपके लिए आसानी हो, डिस्क्रिप्शन आपने अपने लिए देनी है। पोर्ट को भी डिस्क्रिप्शन दें, VLAN को भी डिस्क्रिप्शन दें, ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। वरना क्या आप बार बार केबल टेस्टर लगा के ढूंढते फिरेंगे, हाँ आप क्या करो आया उधर सिग्नल की नहीं आया, ठीक है जी उधर, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा बार बार खोल के उसको देखेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने पोर्ट्स पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, VLAN को डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जनाब अगर हम बात करें व्हाट इज VLAN और वो कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो मुबारक हो, मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा आसान बना लिया जाए, आपको समझ आ जाए, ठीक है जी। अगर समझ आ गया है तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, आप भी शुक्र करें, ठीक है जी। ये अभी शुरू है, VLAN खत्म नहीं हो गया कि मेरे को जी मुबारक हो VLAN का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, कहानी खत्म हो गई, अभी शुरुआत है, ठीक है जी। आज बिल्कुल VLAN का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको करवाया है। अब इसकी बिल्कुल बेसिक लैब भी कर लेते हैं कि सिस्को iOS में रहते हुए
वीलैन आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पोर्ट्स को वीलैन का मेंबर कैसे बना सकते हैं, और इस सारे की वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है। फिर फर्दर आगे मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसकी मजीद टाइप्स भी पढ़ेंगे, इसको एक बड़े स्केल पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वीलैन के कॉन्सेप्ट को, उस पर भी बात होगी। लेकिन आज अब हम जा रहे हैं स्विच को एक्सेस करते हैं जी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो कल ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आप जरा चेक कर लीजिएगा, उस लैब को पैकेट ट्रेसर पे भी करके और वेब आईओयू पे भी करके, ठीक है जी। और देख लीजिएगा कि दोनों में से ज्यादा करीब हकीकत के कौन से वाला था। डेफिनेटली मसरूफ जिंदगी है, वक्त ही नहीं होता इतना किसी के पास, तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है जी। देख लिया था, बिल्कुल वैसे ही था ना जैसे रियल पे हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा या तो कुछ कमांड्स चलती ही नहीं है, और अगर चल जाएं तो आउटपुट वो नहीं आ रही होती जो रियल पे आती है, ठीक है। अब मैं आपको वैसे बता देता हूं, आपके पास तो वही बात करना टाइम नहीं है कि आप खुद नोट करें। मैंने शायद पहले भी कहा होगा आईओयू करीब तरीन है, ठीक है जी। सबसे करीब तरीन वेब आईओयू है अगर आप स्विचिंग करना चाहते हैं किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो वेब आईओयू एक अच्छी ऑप्शन है, 90% से ज्यादा कमांडें वहां चल जाती हैं। इक्का दुक्का कोई कमांड होगी जो रियल में है और वहां ना चलती हो, ऐसी इक्का दुक्का कमांड है। जैसे ट्रंक वाली पूरी लैब में सिर्फ एक चीज, स्विच पोर्ट नो निगोशिएट, ये कमांड वेब आईओयू पे नहीं चलेगी, बाकी चल जाती है। यानी वेब आईओयू पे भी उन आईओएस वेरिएंट्स पे जो आपके पास हैं उन पे स्विच पोर्ट नो निगोशिएट, यानी डीटी भी बंद नहीं कर सकते आप, बाकी सब कुछ हो जाएगा, उसके अलावा सब कुछ हो जाएगा। और फर्दर आगे आपने जितना कुछ भी पढ़ना है वो सारा कुछ ही हो जाएगा। भाई ये वाहिद एक ही कमांड थी जो वहां नहीं चलनी थी, बाकी सब कुछ चल जाता है, ठीक है जी। तो बस ये एक कमांड का ही फर्क है, बाकी सब कुछ आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर इंशाल्लाह मैंने आपको कहा था पूरी कोशिश है मंडे वाले दिन यहाँ वाले रैक्स भी हमारे ऑपरेशनल हो, आप इन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। उन पे लैब करनी हो तो वो भी कर लीजिएगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मेरे कराने के बाद ये भी फारिग हो जाते हैं, किसी ने यहाँ पे बैठ के लैब इन्हीं पे लैब करनी है कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है जी। वो भी स्विच लैब के लिए है, ये भी स्विच लैब प्रैक्टिस के लिए है, तो आप यूज कर सकते हैं इनको। चलें जी, आज की लैब के लिए मेरे पास जो स्विचेस पड़े हुए हैं मैं इनको एक्सेस कर लेता हूं, लोकली एक्सेस कर रहा हूं, जाहिर है दोनों स्विचेस मेरे करीब हैं यहाँ पे। दोनों में से मुझे तो किसी एक की जरूरत है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है जी। तो ये स्विच भी है 3550 है, और ये जनाब मैं इसके एनेबल मोड में आया। सबसे पहले वीलैन को वेरीफाई करने की कमांड आपको बता रहा हूं, और ये एक ही कमांड आप ज़हन में रखें, इसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ती किसी और की। तो शो वीलैन ब्रीफ इज द बेस्ट कमांड टू वेरीफाई वीलैन्स, ठीक है जी। इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा वीलैन का नंबर क्या है, नाम क्या है, एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, और कौन सी पोर्ट उसका मेंबर है, बस और तो चाहिए भी कोई चीज नहीं। एंटर किया, ये आउटपुट आपके सामने है जी। किस कमांड की आउटपुट आपके सामने है, शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन ब्रीफ। वीलैन 1 मैंने तो नहीं बनाया, इसका नाम डिफॉल्ट मैंने तो नहीं रखा, मैंने तो एक्टिव नहीं किया, फैक्ट्री डिफॉल्ट है, तमाम पोर्ट्स इसका मेंबर हैं। इस स्विच पे 48 पोर्ट्स जो हैं वो फास्ट इथरनेट और 2 गीगा इथरनेट पोर्ट्स हैं। अगर आप गौर करें एक पोर्ट गायब है, सारी इसका मेंबर है, एक पोर्ट गायब, 48वीं पोर्ट। क्यों, आपको इसका भी पता है। अगर वो ट्रंक भी होती ना तो यहां वो भी ना होती, ट्रंक पोर्ट भी यहां नजर नहीं आएगी, वो ये अगले लेक्चर में पता लग जाएगा आपको। वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम एज राउटेड पोर्ट, उसको आईपी दिया हुआ है टेलनेट करने के लिए, तो वो यहां नहीं आएगी, वो किसी भी लाइन का मेंबर नहीं है, ठीक है जी। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं अभी, इस पे गौर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ट्रंक पोर्ट किसी वीलैन का मेंबर नहीं होती, तो अगर वो मेंबर नहीं होती तो किसी भी वीलैन के सामने वो नजर भी नहीं आएगी। और जो पोर्ट राउटेड है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो लेयर 2 पे वैसे ही नहीं है, ना वो ट्रंक है तो ना वो एक्सेस है, वो भी नजर नहीं आएगी। जो एक्सेस पोर्ट्स हैं वो नजर आएंगी सारी की सारी।
वीलैन के साथ जो एसोसिएटेड पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं वो सिर्फ वही होंगी जो एक्सेस पोर्ट्स हैं। ना ट्रंक ने यहां आना है और ना ही राउटेड पोर्ट्स ने यहां आना है। ठीक है जी, तो एक पोर्ट गायब है, बाकी आपके सामने। और बाकी कौन से वीलैन हैं जो डिफॉल्ट हैं, लेकिन आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे आर अनसपोर्टेड। लेकिन नंबर चूंकि रिजर्व हो गया है, ये नजर क्यों आ रहा है यहां पे फिर, ताकि आप गलती से इनको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। आप कहें जी मैं वीलान 1005 बना लेता हूं और उसमें जाके पोर्ट से एसोसिएट कर देता हूं, तो ये गलती आप ना करें, इसलिए यहां पे वो आपको दिखा रहा है, याद दिला रहा है, इन्हें इस्तेमाल नहीं करना आपने। ओके जनाब, तो हम आ जाते हैं जी। अब वीलान बनाना कैसे है, देखना कैसे है, वो तो पता लग गया। एक वीलान क्रिएट कैसे होता है उस पर बात करते हैं। आपकी इल्म के लिए वैसे बता देता हूं, लेकिन आज के बंदे को और आने वाले दौर के बंदे को जरूरत तो नहीं है। कुछ साल पीछे चले जाएं, 10-15 साल पीछे चले जाएं, या 15 से 20 साल पीछे चले जाएं। अब आप कहेंगे ये कुछ तो ना हुआ फिर, वाकई। और वैसे मुझे कुछ ही लगता है, क्योंकि मैं उस दौर से भी पहले के यही काम कर रहा हूं। तो उस वक्त जनाब एक तरीका था, इनेबल मोड में कमांड थी वीलैन डेटाबेस। ये इनेबल मोड की कमांड थी। आप यहां लिखते थे वीलैन डेटाबेस, और आप जिस तरह ग्लोबल मोड में जाते हैं ना, एक खास मोड बना हुआ था वीलैन डेटाबेस मोड। आप वहां चले जाते थे और वहां जाके वीलैन डिफाइन किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पिछले 10-15 साल से ऐसा नहीं है। बता मैं आपको इसलिए रहा हूं कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपको आज भी ऐसा मिल सकता है इंडस्ट्री में, या iOS का पुराना वर्जन ऐसा हमारे पास 3550 कॉर्बेट में एक ऐसा है जिस पे ये कमांड आज भी चल जाती है। अक्सर वो क्लास में भी आ जाता है घूमते फिरते। ठीक है जी, यहां पे ट्राई करते हैं, इत्तेफाक से ये वही था, चल गया। वार्निंग लिखी हुई है, पढ़ लें, क्योंकि ये उस दौर का स्विच है जो ट्रांजिशन का दौर है। पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, नई चीजें आ रही हैं। कहता है वार्निंग ये, इट इज रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर वीलैन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन मोड। वहां जाके कॉन्फ़िगर करो, एज वीलैन डेटाबेस मोड जो है वो क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है जी, और प्लीज कंसल्ट यूजर। वो कहता है आपको पता नहीं है तो जाके ना आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़े सिस्को की, और वहां पे नया तरीका कार आप सीख लें। ठीक है जी, तो यहां पे वीलैन डेटाबेस मोड जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपने देख लिया, अच्छी बात है। बाहर कैसे निकलेंगे, एग्जिट करके। उस मोड में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो अप्लाई हो जाएगी। अगेन वही बात है, आपको जरूरत नहीं पड़नी इसकी। ठीक है जी, ये भी मिल गया वो स्विच जिस पे ये कमांड चल गई है, अक्सर पे तो चलनी भी नहीं है। 35-50 ही अक्सर यहाँ पे लैब में घूमते फिरते ऐसे आ जाते हैं, नहीं चल रही होती। ठीक है जी, तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, उसने कहा जी ग्लोबल मोड में जाएं, नया तरीका वही है, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। कमांड है, आप कौन सा वीलैन बनाना चाहते हैं 1 से लेकर 4094 तक। 1 तो बना हुआ है, 2 बना लें, 3 बना लें, 10 बना लें। मैं कहता हूं जी वीलैन 10 बनाना है, और वीलैन 10 बनाने की कमांड देखें, वीलैन 10। इधर मैंने एंटर किया है, उधर वीलैन नहीं बना। हाँ नहीं बना, ये देखें, डू शो वीलैन ब्रीफ। वीलैन 10 है यहां पे नहीं। ये आप किस मोड में इस वक्त, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मोड। सिर्फ यहां से एग्जिट करना शर्त है। जब तक आप इससे एग्जिट नहीं करते तब तक वीलैन क्रिएट नहीं होता। अगर आप गौर करें, जो वीलैन डेटाबेस वाला मोड था, जब आपने उससे एग्जिट किया था तब आया था अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन। आप जब इस मोड से एग्जिट करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करता है, उससे पहले नहीं। एग्जिट करके बाहर निकले या एंड करके निकले या कंट्रोल जी करके बाहर निकले, उस मोड से निकलना जरूरी है। जब तक उस मोड में तब तक वीलैन नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर इम्तिहान में या इंटरव्यूज में ये चीज पूछ ली जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जनाब, तो अब तो बन गया ना, मैं एग्जिट कर चुका हूं। डू शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दें, पहले और अब में फर्क आपके सामने है। वीलैन 10 क्रिएट हो चुका है,
बाय डिफॉल्ट उसका नाम उसके नंबर से ही बना हुआ है, ठीक है जी। एक्टिव हो गया लेकिन कोई पोर्ट इसका मेंबर नहीं है। मैं चाहता हूं इस वीलैन को नाम दिया जाए वीलैन 10, दोबारा उसके अंदर गया हूं, वीलैन 10 में गया हूं। ये कौन सा मोड है? वीलैन 10 की कॉन्फ़िगरेशन का मोड है। नेम मैं कहता हूं जिसको नाम दे देते हैं आईटी, ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट के लिए, एंटर। अच्छा जी, अब आप करेंगे डू शो वीलैन ब्रीफ, अपडेट हो गया। क्यों? एग्जिट नहीं, एग्जिट करें, डू शो वीलैन ब्रीफ जी। तो एग्जिट करेंगे तो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होती है, ठीक है जी। तो अब इसका नंबर 10 है और नाम आईटी है, एक्टिव है, और पोर्ट फिलहाल इसका कोई मेंबर नहीं है। पोर्ट की मेंबरशिप पे भी आ जाते हैं, लेकिन पहले स्टेप को अच्छे तरह से पहले देख लें। भाई वीलैन बनाने का बेहतरीन तरीका जो है ना वो यही है जो आपने देखा है। वीलैन को नंबर दें, फिर नाम दें और एग्जिट कर दें। बेहतरीन तरीका ये है। कुछ तरीके और भी हैं, जैसे कि आपको अगर मल्टीपल वीलैन बनाने का कहा जाए, आपको कहा जाए जरा वीलैन 11 से 15 और 21 से 25 बना दो, ये 10 वीलैन बनते हैं। वीलैन 11 से वीलैन 15, 21 से 25, तो ये 10 वीलैन हैं। आप कहें सर वो 10 लाइनें अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो वो बेस्ट है, वैसे ही करें। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लें। वो ये है जी, वीलैन 11 डैश या हाइफन 15 कॉमा 21 डैश 25। एक ही लाइन में आपके 10 वीलैन क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर इनको नाम देना है, नाम एक एक करके देना पड़ेगा, तो बाद में जो मैंने उनमें जाना है, तो पहले ही आप बनाइए उनको इस तरह से लें। पहले एक बनाए उसको नाम दें, फिर दूसरा बनाए उसको नाम दें। अभी इनका नाम क्या होगा? जो नंबर है वो इनका नाम होगा। और कभी भी बगैर नाम के वीलैन बनाना नहीं चाहिए। आपको नुकसान होगा, सिस्टम को तो कुछ नहीं होना। आपको और आपके बाद आने वाले को उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। आपके तो फिर दिमाग में कुछ ना कुछ रह जाएगा, वो फलां वाला मैंने फलां के लिए बनाया था। लेकिन बाद में आने वाले को तो साल हा साल पता ही कुछ नहीं लगना, और वो दुआ करता रहेगा बस कोई मेरी आजमाइश ना आए इस नेटवर्क में, ठीक है जी। तो बहरहाल जी, एग्जिट करके एक दफा चेक कर लें। डू शो वीलैन ब्रीफ की कमांड है। शो वीलैन ब्रीफ इज द कमांड टू वेरीफाई। बार बार वही कमांड दे रहा हूं। ये देखें जी, ये सारे के सारे वीलैन बन चुके हैं और एक्टिव है, लेकिन मेंबर इनका अभी तक कोई नहीं है। अब मेंबर बनाना भी देख लेते हैं, मेंबर कैसे बनेगा। मेंबर तो पोर्ट होती है। वीआरएफ का मेंबर बनाने के लिए क्या किया था? पोर्ट में गए थे ना, तो वीलैन का मेंबर बनाने के लिए भी पोर्ट में ही जाना पड़ता है। नहीं नहीं, अलग अलग वीलैन हैं, ग्रुप कोई नहीं होता। यानी बन एक साथ गए हैं एक कमांड में, ये सिर्फ फर्क फायदा हुआ है। नाम नहीं दिया, नाम अलग अलग देने पड़ेंगे, और इनका नाम एक नहीं होगा। नाम उसने देखे सबको नंबर अलग अलग दिया है। नाम देना है तो हर एक का नाम आपको अलग अलग ही जाके देना पड़ेगा, नाम इकट्ठा नहीं हो सकता। नंबर देखे ना जी, नंबर तो नंबर के लिए तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इधर से इधर तक क्रिएट कर दो। अब वो कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पे शायद इनका मसला हल हो जाए, मैं वीलैन 21 को नाम देना चाहता हूं। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वीलैन 21 में जाना पड़ेगा। अब मैं नाम दूंगा, ठीक है जी, मैं नाम रख देता हूं टेस्ट। तो ये सिर्फ वीलैन 21 को नाम मिला, बाकियों को तो नहीं मिला। उनको नाम देने के लिए इसी तरह अलग अलग जाना पड़ेगा। तो मैंने अब ये जो एफर्ट करनी है, तो मैं पहले बना ही इस तरह से लेता, क्योंकि इतने में तो वीलैन बन भी जाता और उसको नाम भी मिल जाता है, ठीक है जी। जी ये नाम है जी, बिल्कुल ये वाला पूरा नाम है। ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है जी। वो हो, मैंने कहा अभी तो मैं शुरू किया है, बल्कि शुरू भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे वीलैन किस तरीके से कॉन्फ़िगर हो सकते हैं वो हम देख चुके हैं। अब बात है पोर्ट की।
सबसे पहले हम किसी एक पोर्ट को वीलैन का मेंबर किस तरह बनाया जाता है वो देख लेते हैं जी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। वैसे तो हम ये पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी भी मकसद, सारी फारिग पड़ी हुई है सिवाय आखिरी पोर्ट के। यहां चला गया और यहां जाने के बाद अब इसको मेंबर बनाना है। स्विच पोर्ट जो कि एक्सेस है, मैं इसको एक्सेस बना नहीं रहा, उसकी कमांड तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस होती है। ये ऑलरेडी एक्सेस है। क्यों एक्सेस है? बाय डिफॉल्ट सारी एक्सेस होती है। स्विच पोर्ट जो के एक्सेस है उसको वीलैन, अभी वीलैन 1 का मेंबर भी है, इसको वीलैन 10 का मेंबर हमने बनाया ना, वीलैन 10 एंटर। ये पोर्ट वीलैन 1 को छोड़ के वीलैन 10 में चली गई है। मैंने इसे कहा है वीलैन 1 को छोड़ दो तो उसने छोड़ दिया है और कहां चली गई है? 10 में। इससे क्या समझ में आता है? एक पोर्ट एक वक्त में एक ही वीलैन का मेंबर हो सकती है। एक पोर्ट आप चाहते हुए भी 2 का मेंबर नहीं बना सकते। क्या कुछ खास तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और क्या कोई खास तरीकाकार ऐसा है कि एक पोर्ट 2 वीलैन का मेंबर बन जाए? ठीक है जी, वो अगर ऐसा हो सकता हुआ तो वो एक्सेप्शन ही होगी ना, एक्सेप्शनल केस है, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जनरली एक पोर्ट एक ही वीलैन का मेंबर हो सकती है। आप बना के दिखा दें, नहीं बनेगा। आप कहें जी, ये आप एरो की करके आप कहें जी वीलैन 20, तो ये 10 को छोड़ देगी, 20 में चली जाएगी। ठीक है, मैं वैसे कमांड नहीं दे रहा, 1 को छोड़ के आप वो 10 में आ चुकी है, उसे 10 में ही रहने दें। ठीक है जी, तो एक पोर्ट एक वक्त में एक ही वीलैन का मेंबर होती है। ये तो एक आपके सवाल का जवाब भी हो गया। ठीक है जी, सबके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने ये भी आपके दिमाग में डाल दिया है कि एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है जी, क्योंकि आगे आपने वीलैंस की टाइप भी पढ़नी है। कोई होता होगा खास तरह का वीलैन जिसमें को हो सकता होगा ऐसा काम कि आप एक पोर्ट को मेंबर बना सकें मल्टीपल का। ठीक है जी, मैं इशारतन अभी बता देता हूं, आगे जाके आप कुछ दिनों के बाद प्राइवेट वीलैन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी, आपके होगा अगले एक आधे हफ्ते के अंदर प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट। उसमें एक प्राइमरी वीलैन होता है और एक सेकेंडरी वीलैन होता है। तो एक पोर्ट मल्टीपल सेकेंडरी वीलैन्स का मेंबर हो सकती है, बट प्राइमरी वीलैन उसमें भी एक ही होता है। लिहाजा अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर अभी मत डालें, चीजें अपने टाइम पे आती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। जनरली अगर कोई इंटरव्यू में या इम्तिहान में सवाल आता है एक पोर्ट मल्टीपल वीलैन्स का मेंबर हो सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। वहां पे आप ये भी नहीं कहेंगे एक्सेप्शंस आर देयर, वो यहां वहां पे वो भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो एक खास तरह के वीलैंस के लिए, और वो होता भी सिर्फ सिस्को पे ही है। दूसरे वेंडर में उससे मिलती जुलती चीजें होती हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट वीलैन है ये सिस्को की टर्म है। ठीक है, चले चले जनाब, तो ये हमारा अब ये कहना है कि डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे, तो आप वो वीलैन, वो जो पोर्ट नंबर 1 थी वीलैन 1 से देखें गायब हो गई है, किधर चली गई है? 10। इस तरह से एक पोर्ट को किसी वीलैन का मेंबर बनाया जाता है। इस तरह से किसी एक पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा पोर्ट्स को बनाना हो तो क्या किया जाएगा? यानी मैं कहूं जी, मैं चाहता हूं कि इस स्विच की पोर्ट नंबर 6 से 10 तक और 12 से 15 तक वीलैन 21 का हिस्सा बना दें उनको। 6 से 10 और 12 से 15, 6 से 10 5 पोर्ट्स होती हैं, 5 है ना, और 3 वो 8। ठीक है जी, 12 से 15 इनको वीलैन 21 का मेंबर बनाना है। 8 पोर्ट्स हैं तो आठों में बारी बारी जाना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है जी, तो ये काम लंबा नहीं हो जाएगा? काफी लंबा हो जाएगा। क्या इंटरफेस की भी रेंज बन सकती है? क्या आपने जिंदगी में पहले इंटरफेस की रेंज के बारे में बात की है, या आपने कभी देखा है ऐसी कोई चीज?
आपको याद नहीं आएगी, मैं याद कराता हूं आपको। ओएसपीएफ याद है आपको? ओएसपीएफ चलाने के 4 तरीके होते थे, जबरदस्त 4 तरीके। पहला पर नेटवर्क या पर सबनेट, दूसरा पर आईपी, तीसरा पर इंटरफेस, चौथा पर प्लेटफॉर्म। इनमें जो पर इंटरफेस वाला था, जिस दिन मैंने आपको उसके बारे में बताया था, उस दिन मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर मल्टीपल इंटरफेसेस को ओएसपीएफ के एक ही प्रोसेस और एक ही एरिया में एडवर्टाइज करना हो तो इंटरफेसेस की रेंज भी बन सकती है। आपको याद नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे वक्त ने गुजरना है आपको चीजें भूल जाएंगी, और इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसी ऐसी हैरानकुन चीजें बताऊं कि आप परेशान होते हैं वाकई। आप में से काफी सारे लोगों ने, कम से कम बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 16 ईयर एजुकेशन होगी आपकी, कुछ की उससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है जी, 18 साल भी हो सकती है, ठीक है ऐसा। किसी ने कोई इंजीनियरिंग की हो, आपने की हुई है, ठीक है, और कोई इंजीनियर मानने को तैयार नहीं, लोग अंदाजा सीएस किया होगा। कितना अरसा हो गया? 1.5 साल पहले खत्म हो गया था? नहीं, उसको तो छोड़ो, पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़े थे उनके नाम बता दो। आपको याद है आपके पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स के नाम क्या थे? एग्जैक्ट नाम सोचना पड़ा। और जो किताबें पढ़ी थी उनका नाम याद है? उनके ऑथर का नाम नहीं याद? तो जब वही नहीं याद तो उसके अंदर क्या था, ठीक है जी। तो लिहाजा जब इतनी बड़ी चीज हमें याद नहीं है, जो कि नहीं होती भाई, इसमें मैं आपको फिर बता दूं, ये इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आपको अगर कोई बंदा ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है ना कि तुम तो हो ही फारिग आदमी, तुम हम नलायक हो, तो आपको बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। देखें, आपने अगर कोई डिग्री कर ली है ना, अगर आप पास हो गए एक खास वक्त के बाद, वो सिर्फ इस चीज को जाहिर करता है कि इस बंदे में ये कैपेबिलिटी है कि जब इसको एक गिवन टाइम में ये टास्क दिया गया था तो इसने मेहनत करके ये कर लिया था। आइंदा भी इसको अगर कोई मुश्किल टास्क दिया जाएगा तो ये मेहनती आदमी है, ये कर लेगा, ठीक है जी। उसका टेक्निकली इतना मतलब निकलता है, ठीक है जी, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसा भी होता है कि एक बंदे ने अगर पहले काम नहीं किया, वो आगे जिंदगी में हो सकता है मेहनत करके कोई चीज कर ले, तो अपने ऊपर आप किसी भी किस्म का कभी कोई लेबल नहीं लगा सकते कि ये तो कर ही नहीं सकता या ये है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है जी। आपने भी ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है जी। इतना जेन में आपको धुंधला धुंधला याद रहेगा कि इस तरह की चीज हमने पढ़ी थी, हमारे पास कंटेंट मौजूद है, जिस वक्त कराई गई थी उस दिन हमने अच्छे से कर ली थी, इंप्लीमेंट भी कर लिया था इसको। आइंदा भी कभी जरूरत पड़ी तो उन नोट्स को देख के थोड़ी सी गूगल पे सर्च करके उस टास्क को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। कभी भी चीजें हमेशा आपको याद नहीं रह सकती, ठीक है जी। तो लिहाजा इसमें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने इतनी बड़ी चीज, अक्सर लोगों का लाखों रुपया लगता है, आज के दौर में लाखों रुपया लग जाता है अगर आप प्राइवेट इदारों से कोई डिग्री कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको क्या याद रह गया? वो नहीं हो सकता, नाम नहीं याद रहते तो वो फिर अंदर की चीजें कैसे याद हो सकती हैं? तो वो ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। मुझे सिर्फ इसलिए याद रहता है कि मैं रूटीन में ये काम कर रहा हूं और इतने सालों से ये काम कर रहा हूं। मैं एक दिन में 2 दफा ये काम करता हूं आजकल के हिसाब से, ठीक है जी। मैंने आज सुबह भी बिल्कुल यही सब कुछ किया था, मैं अभी ये दूसरी दफा कर रहा हूं, ठीक है। काफी सालों से मेरी यही रूटीन है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं तो एक जगह पे मैंने आज ओएसपीएफ है, दूसरी जगह बीजीबी चल रहा होगा, यानी मेरा बीजीबी बड़ी जल्दी दोबारा वापस आ जाता है, ओएसपीएफ बड़ी जल्दी मैं दोबारा पढ़ा रहा होता हूं, गैप नहीं आता। लेकिन वो टॉपिक्स जिनमें गैप आ जाए उन्हें मुझे भी देखना पड़ता है, ठीक है। अब ये है कि मुझे तरीका पता है कि मैंने किसी टॉपिक को रिवाइज कैसे कर लेना है।
और मैं गूगल पे जाके ढूंढ लूंगा, सिस्को के डॉक्यूमेंट खोल लूंगा, ठीक है जी, कोई लेक्चर अपना ही दोबारा निकाल के जो है वो नोट्स जो है उधर से मैं देख सकता हूँ कि क्या किया था उस दिन। और ये है कि उनको देख के मुझे चीजें रिकॉल जल्दी हो जाती हैं, जल्दी से पता लग जाता है अच्छा ये पॉइंट था उसके अंदर। अक्सर क्लास में आने से पहले सुबह वाले में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो बड़ा अरसा गुजर चुका हुआ है तो मैं फोन के अंदर ही नोट्स निकाल के देख लेता हूँ, गूगल पे जाके डॉक्यूमेंट पे नजर डाल लेता हूँ, करना पड़ता है, ठीक है जी। वो कोई स्पेशल मेमोरी लेके नहीं आया हुआ दुनिया में, सबका एक जैसा हिसाब होता है, 19-20 का फर्क होगा लेकिन एफर्ट सबको करनी पड़ती है, ठीक है जी। लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक हो गया जी। चले, तो मैंने इसलिए याद कराया है कि ये चीज पहले इस जगह पे हमने की थी, ठीक है। तो अब बहरहाल इंटरफेस की रेंज बन सकती है, उसका तरीका ये है, इंटरफेस रेंज कमांड क्या है, इंटरफेस रेंज। और ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा, इंटरफेस की रेंज में नए iOS वर्जन्स में डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेसेस की रेंज भी आप बना सकते हैं, यानी उसमें सीरियल इंटरफेस भी अंदर, तो लूप बैक भी उसी में, तो ईथरनेट भी अंदर ही, सब शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप OSPF चला रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है ना, लूप बैक भी होता है, सीरियल इंटरफेस भी होता है, ईथरनेट भी होता है। तो राउटर हो और 15.x यानी नया iOS वर्जन हो, कोई 16.x 15.x, पुराने नहीं 12.x नहीं, तो नए वाले हो तो उन पे आप इस तरह की रेंज भी बना सकते हैं। लेकिन हम स्विच पे हैं, इस पे तो सारी पोर्ट्स ही ईथरनेट होती हैं, तो लिहाजा फास्ट ईथरनेट 0/ मैंने क्या कहा था, 6 से 10, मॉड्यूल 0 का 6 से 10। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है, मॉड्यूल नंबर यूं लिखा जाता है, उसके बाद दोबारा नहीं लिखना 0/10, इस तरह लिखा जाएगा 6 से 10, और डैश यानी हाइफन से पहले भी स्पेस है, बाद में भी स्पेस है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नए iOS वर्जन्स में ये वाली स्पेस अगर ना भी दी जाए तो काम चल जाता है, यानी डैश से पहले वाली और बाद वाली स्पेस ना भी दें तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या था, 12 से 15, 8 थी ना टोटल पोर्ट, स्पेस दें, कॉमा लगाएं, अलहदा लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन में काबू आ जाएंगे सारे। अब आप लिखें फास्ट ईथरनेट, दोबारा से फास्ट ईथरनेट 0/12 से 15, एक ही लाइन में 8 की 8 पोर्टें काबू आ गई, एक ही लाइन में मैंने 8 की 8 पोर्ट्स को एक्सेस कर लिया। मैं यहां शट डाउन करूंगा, सारी शट डाउन हो जाएंगी, नो शट करूंगा, सारी नो शट, मैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करूंगा तो ये सारी की सारी ट्रंक बन जाएंगी। और मैं अगर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 21 करूंगा तो ये सारी की सारी VLAN 21 में आ जाएंगी। तो आप सिंगल इंटरफेस यानी इंटरफेस बाय इंटरफेस भी VLAN मेंबरशिप करा सकते हैं, और रेंज ऑफ इंटरफेसेस की इकट्ठी भी एक लाइन में मेंबरशिप VLAN के साथ करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये कमांड इसकी लिख दी है, कमांड आपको वो लिखी हुई दोनों ऊपर नजर आ रही हैं। मैं डू शो हिस्ट्री करता हूं, आज के दिन में मेरा ख्याल है मैंने जो जो कुछ किया है वो ये यहाँ पे मौजूद है, और मैं इसको उठा के आपके नोट्स में भी ऐड कर देता हूं। वैसे तो वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई है और ये भी अभी आ गया। अगर मैं अब डू शो VLAN ब्रीफ करूं तो वो पोर्ट्स ऊपर से निकल के यहां आ गई हैं, ठीक है जी, VLAN 21 में, ठीक है जी। अब ये VLAN 1 का हिस्सा नहीं है, अब ये VLAN 1 का हिस्सा नहीं है। अच्छा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं काम करूं यहां पे, ये देखें नो VLAN, अब ये इंटरव्यू और इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है, VLAN 21 में इस वक्त कितनी पोर्ट्स हैं, 8 अभी अभी, और मैं VLAN 21 ही खत्म कर दूं तो वो 8 की 8 पोर्ट किधर जाएंगी। अब इसमें ये अब एक सवाल है, सबका दिमाग खुद से सोचे तो वो ये कह रहा होगा कि वो VLAN 1 में चली जाएंगी डिफॉल्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी, वो गायब हो जाएंगी, वो किसी VLAN का मेंबर नहीं रहेंगी। नो VLAN 21 डू शो VLAN ब्रीफ की कमांड दें तो वो वाली 8 पोर्ट जो है वो इस वक्त
कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रही। 6 से लेकर 10 तक, 12 से 15 तक, ठीक है जी, वो पोर्ट्स इस वक्त किसी वीलैन का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है उनकी तो फिर फॉरवर्डिंग भी अभी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे सर वो वापस कैसे आएंगी, ठीक है जी, वापस इस तरह आएंगी जिस तरह से वो गायब हुई है, ठीक है। दोबारा से जाएं उस रेंज में, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 1 को वीलैन 1 का मेंबर बनाए। आप मेंबर बनाएंगे, अब वो वहां पे चली जाएंगी, अब आपको नजर आएंगी डू शो वीलैन। यानी एक तो ना खुद ही सोच लिया चली गई होंगी, खुद नहीं वापस जाएंगी, आपको वापस खुद अपने भेजना पड़ेगा। शो वीलैन ब्रीफ, डू शो वीलैन ब्रीफ, वापसी हो गई। इंटरफेस का एग्जिट से ताल्लुक नहीं है, वो वीलैन कॉन्फ़िगर करने के लिए था, ठीक है जी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पोर्ट्स वापस आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह की एक चीज और देख लें। अच्छा, हमने क्या क्या कुछ किया है, सिंगल पोर्ट वीलैन का मेंबर कैसे बनती है वो देख लिया, रेंज वीलैन का मेंबर कैसे बनती है वो देख लिया। अगर वीलैन एक रेंज एक खास वीलैन में है और वो वीलैन अगर डिलीट हो जाए तो वो पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में वापस नहीं जाती, उन्हें खुद भेजना पड़ता है कमांड देके, ठीक है जी। अगर कोई ऐसी बात हुई जो आइंदा आने वाली है, पहले ही सोच लें। क्या कौन कहता है? तो वो क्या कहते थे? स्टेशन का मैक चेक करो, स्टेशन ये होता है, ठीक है, वह इसका मैक तो कैसे देखेंगे? आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल, फिर तो वो क्या करते थे आगे से? अब वो जो टॉपिक है ना, ये स्विच पोर्ट सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है, ठीक है जी, और वो भी आगे आना है फिर, ठीक है। हौसला शर्त है, ठीक है जी। जिंदगी में जो जो कुछ आपके साथ हो चुका है और जो मसाइल आप देखते रहे, फौरन फौरन जवाब नहीं मिलेगा, तरतीब से चलेंगे सब कुछ पता लग जाएगा। राउटिंग में कोई कमी रह गई है अभी? काफी कुछ हो गया ना, इधर भी सब कुछ हो जाएगा, तो आपने आगे करना है वो। अच्छा, जब मैं वहां तक पहुंचूंगा ना तो बड़ा अच्छा फील करेंगे आप, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है जी। आप भी सोच लें। हाँ जी, नो वीलैन की, हाँ हाँ वीलैन वो तो कर सकते हैं, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। एक आपने वीलैन 1 से वीलैन 21 में नहीं किया, वो भी तो हुआ है ना, तो उसी तरह ये भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अगला स्टेप ये है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अगेन इस तरह की हरकत इम्तिहान और इंटरव्यूज के लिहाज से अहमियत रखती है। आपने कहा जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/20, ये पोर्ट हमने पहले तो छेड़छाड़ नहीं ना की इसके साथ, नहीं की, ठीक है। मैं यहां आ गया, मैं कहता हूं जी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, कोई ऐसा वीलैन जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 70 वीलैन 70 है नहीं। आप गए डायरेक्ट पोर्ट पे और आपने कहा जी इस पोर्ट को वीलैन 70 का मेंबर बनाते हैं, और वीलैन 70 फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको क्या लगता है क्या होगा? या तो हो सकता है वो कहे जी ये वीलैन एग्जिस्ट नहीं करता, माजरत आप पहले वीलैन बनाए, एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, वो कहे ये वीलैन एग्जिस्ट नहीं करता, चलो मैं आपके लिए बना देता हूं खुद ही। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, ठीक है जी। तो ये करेगा क्या मुझे तो पता है, आप अपनी आंखों से देख लें, ठीक है जी। क्या किया उसने? कहता है एग्जिस्ट नहीं करता, कि कितना अच्छा है, उसने आपको जवाब नहीं दिया, कहता मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने कमांड दी है और मैं उसकी बेइज्जती कर दूं आगे से, वो आपके लिए वीलान खुद से क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसमें आप ये सोचेंगे, लो सर आइंदा तो पहला वाला स्टेप ही छोड़ दें, आप फिर आप डायरेक्ट इंटरफेस में जाके वीलान बना लिया करें। वीलन तो बन जाएगा, वो तो मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था उसके साथ नाम देना आपके लिए बहुत अच्छा है। अब नाम देने के लिए जब आप वीलन में जाएंगे तो वीलन बनाने का तरीका भी वही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, आप पहले वीलन बनाएं, नाम दें और फिर पोर्ट के साथ एसोसिएट करने। लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा आपके साथ एक्सीडेंटली हो जाए, आपको वीलन 75 कहा गया या 71 या 78, ठीक है जी,
या लेट से 79, 9 और 0 साथ साथ है, तो जल्दबाजी में आपसे 70 ऐड हो गया, एंटर हो गया, और एक नया वीलान उससे क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। आप अगर इम्तिहान दे रहे हैं ना, और वो भी सिस्को का और सीसीआई की लैब दे रहे हैं, जो कि $1680, जिस इम्तिहान की सिर्फ अपनी फीस है $400 उस इम्तिहान पे जाने से पहले की क्वालिफाइंग राउंड की यानी रिटर्न एग्जाम की फीस है। 1680 वो, 400 वो, ट्रेवलिंग कॉस्ट अलहदा, कोविड टेस्ट अलहदा, वहां जाके कोविड पॉजिटिव निकल आया तो क्वारंटीन के पैसे अलहदा। आजकल जो अभी इसका सीसीआई लैब के जो सोल्यूशन है, यानी जो स्टडी मटेरियल है, वो $2500 से शुरू हो रहा है। आज सीसीआई करने के लिए कम से कम आपके पास 7-8 लाख एक अटेम्प्ट के लिए हो तो आप वो कर सकते हैं, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है जी। अगर किसी का इरादा भी हो ना तो कोशिश करें, पहले आप लोग जॉब करें, अपने पैसे इकट्ठे करें। अब आप ये भी कहेंगे सर पैसे इकट्ठे तो हो गए तो हम कोई और अच्छा काम क्यों ना कर लें, हमने यही करना है, ठीक है जी। तो बहरहाल वो भी है, बिल्कुल आप सोच सकते हैं इस बारे में। तो लिहाजा आप जो है वो अगर वहां पे ये गलती हो जाए, ठीक है जी, आप कहेंगे हो 70 कर दिया है, पहले तो नजर आ जाए सही आपको, ध्यान से अब कर रहे हो, आप कहें अच्छा चलो मैं ठीक कर लेता हूं, आप कहें जी स्विच पोर्ट इसको करना था, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 79 करना था, एंटर करेंगे ये VLAN 79 में चला जाएगा, क्योंकि VLAN 79 तो पहले बनवाया होगा ना आपसे इम्तिहान में, ऐसा ही है ना जी। अगर एग्जाम क्वेश्चन है तो वो पहले VLAN बनवाएगा आपसे, ठीक है जी, और फिर कहेगा फलां बोर्ड को उसका मेंबर बना दो। ये वाकई सीसीआई लैब का पहला सवाल यही होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ठीक है जी, और आप VLAN का मेंबर बना देंगे। ये लैब का पहला सवाल है। सीसीआई का ना मार्किंग का एक उसूल है, एक सवाल अगर गलत होता है ना तो उस पे डिपेंडेंट जितने भी अगले सवाल हैं आइंदा आने वाले, अगर पहला गलत है ना तो वो आपने अगले ठीक भी किए हुए हैं तो आपको उन सब में 0 मिलेगा, यानी आप फेल हो जाएंगे सादा लफ्जों में, ठीक है जी। आप कहेंगे हमने क्या गलती कर दी है। सीसीआई लैब में कोई फालतू कॉन्फ़िगरेशन करना भी गलती है। इस कार्रवाई में एक इजाफी VLAN क्रिएट हो गया आपके हाथों, VLAN 70 डेटाबेस में आ गया ना, VLAN 70, ठीक है जी। सिस्को कहेगा मैंने तो नहीं कहा था VLAN 70 बनाओ, ये कहां से आ गया है, तो लिहाजा जो VLAN वाला क्वेश्चन था उसमें जरा 0 लगा दे, उसमें 0 लग गया तो उस पर डिपेंडेंट तमाम क्वेश्चन में 0 लग जाएंगे। ये सीसीआई लैब का सबसे खतरनाक पहलू ये होता है, फालतू कॉन्फ़िगरेशन के से आपका सवाल गलत हो जाएगा, चाहे वो आपके रिजल्ट्स पे बजाय राज कोई असरअंदाज ना हो रहा हो, ठीक है जी। ऐसा ही है और ये लोगों ने भुगता हुआ माजी में और ये होता रहा है। मतलब राउटर, मैं आपको एक बता रहा हूं, मतलब हमारे टीम मेंबर में से किसी एक के साथ मुझे याद पड़ता है ये हुआ था, लेट से बीजीपी की राउटर आईडी थी या ओएसपीएफ की होगी, ठीक है, तो वहां पे कहा नहीं गया था कि आप राउटर आईडी मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें, उन्होंने कर दी, फेल। क्योंकि आप कहेंगे ना अच्छा होता है राउटर आईडी मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना, लेकिन इम्तिहान में आपको नहीं कहा था आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करें, तो आपने क्यों की, आपने नहीं करनी थी। तो वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, जितना कहा गया है उतना ही करना होता है, ठीक है जनाब। ले जी, आज का जो टॉपिक था मेरा ये तो इतना ही है, आइंदा आने वाला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। अब सोच रहे होंगे और क्या निकल आना VLAN में से, अब भी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब जरा ये देखें, आज बात हुई है एक स्विच की पोर्ट्स और VLAN के बारे में, लेकिन रियल नेटवर्क तो ये होता ही नहीं है। रियल में तो मैंने कहा था आपके नेटवर्क में एक स्विच तो होगा ही नहीं, स्विच तो ज्यादा सारे होंगे, स्विच तो सैकड़ों में होंगे। अब लेट से कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल में अगर मल्टीपल फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर के ऊपर नर्सिंग स्टाफ के लिए एक डेस्क होता है, हर फ्लोर का अपना है, यानी ये नहीं होता एक फ्लोर पे किसी मरीज ने किसी को बुलाया है तो दूसरे फ्लोर से स्टाफ आ रहा हो, हर फ्लोर के लिए स्टाफ अलग होता है, ठीक है। इस तरह का अस्पताल, वैसे यहां अस्पताल है लेकिन उनका VLAN से ताल्लुक यकीनन नहीं होगा, बाहर के ममालिक में आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अस्पताल ऐसे जरूर हैं जिसमें हर फ्लोर के लिए नर्सिंग स्टाफ अलहदा है,
सिस्टम भी उनको मिला हुआ है, लेकिन उनके लिए वीलैन बने होंगे इस तरीके से, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहरहाल हम एक सपोज कर लेते हैं, अब नर्सिंग स्टाफ का डिपार्टमेंट एक है, उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे हैं, कुछ सेकंड पे हैं, कुछ थर्ड पे हैं, कुछ फोर्थ फ्लोर पे हैं, हर फ्लोर पे। और अगर आप कभी कोई ट्रैवलिंग करते रहते हैं और किसी होटल में रहने का आपको इत्तेफाक हुआ है, वहां पे हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है, मल्टीपल फ्लोर्स हैं तो हर फ्लोर के ऊपर हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है, ठीक है जी। और वो भी इस तरह मौजूद होते हैं और उनके पास बकायदा सिस्को के आईपी फोन्स भी मौजूद होते हैं उन्हें बुलाने के लिए, ठीक है। बहरहाल तो लेट से एक डिपार्टमेंट की प्रेजेंस अगर मल्टीपल फ्लोर पे, हर फ्लोर का स्विच अलहदा होगा, हर फ्लोर का स्विच अलहदा है, डिपार्टमेंट एक है, चाहे हाउसकीपिंग है या नर्सिंग स्टाफ है, व्हाटएवर, ठीक है, आईटी सपोर्ट है, हर फ्लोर पे प्रेजेंस है लेट से, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं जी जो 0 से 63 वाला सबनेट है ना, ये आपका वो हाउसकीपिंग के लिए जो आपके लोग हैं ये उनके लिए है, इसमें से उन्हें आईपी मिलेंगे। अच्छा, उनमें से 5 लोग अब एक फ्लोर पे हैं, 5 दूसरे पे हैं, 5 अगले फ्लोर पे हैं, 5 अगले फ्लोर पे हैं, इन सब का ताल्लुक एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ है। तो टेक्निकली इन सारों का ताल्लुक एक ही वीलैन से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। लेट से आप कहते हैं वीलैन 10, इसके लिए 0 से 63 के लिए क्या वीलैन है 10, तो वीलैन 10 स्विच ए पे भी होना चाहिए, वीलैन 10 स्विच बी पे भी होना चाहिए, वीलैन 10 अगले स्विच 100 स्विच है तो 100 के 100 स्विच पे वीलैन 10 होना चाहिए। वो ब्रॉडकास्ट डोमेन तो एक ही है ना, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर स्विच के ऊपर है। तो इसी तरह दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कोई होगी, उसकी प्रेजेंस भी हर स्विच पे होगी, तीसरी के ऊपर भी होगी। अब सवाल ये कि जब ये मल्टीपल फ्लोर्स के ऊपर होते हैं, मल्टीपल स्विचेस के ऊपर होते हैं, तो तब ये आइसोलेटेड कैसे रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है जी। आज तो एक स्विच की हद तक हमने बात की है ना, तो जब मल्टीपल स्विचेस के ऊपर जाएंगे, यानी हम वीलैंस को एक स्विच से अब एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, और एक्सटेंशन ओवर द ट्रंक ही होगी ना, क्योंकि स्विच और दूसरा स्विच के साथ ट्रंक के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो वीलैंस को ओवर द ट्रंक एक्सटेंड कैसे किया जाता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, यहां से हम आगाज करेंगे जी मंडे के लेक्चर का। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मंडे को बात करते हैं। और एक चीज हो सकता है आप अगर अकेले बैठ के इसके बारे में सोच रहे हो तो परेशान हो, अभी वीलैन एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दूसरा वीलैन दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है। एक वीलैन से दूसरे वीलैन में अगर ट्रैफिक भेजनी हो तो सादा लफ्जों में आप दो डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं ना, इसके लिए तो राउटिंग करानी पड़ेगी। तो दो वीलैंस की कम्युनिकेशन भी राउटिंग करा के ही होती है। इस कॉन्सेप्ट को इंटरवीलन राउटिंग कहते हैं। आपका पूरा एक हफ्ता इसी के ऊपर है, ठीक है जी। तो इसमें काफी सारे लेक्चर्स हैं जो आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मंडे को मिलते हैं।